सो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ थ्योरम्स कर रहे थे जिसमें बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जितना लास्ट क्लास में किया था उसके आगे करते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि हम डाउट पूछने हैं, बताइए। बोलो बोलो। हाँ हाँ, ये दोनों सर। ओके, सो 57 58। सो ये तो इन्फ्रेंस का है। इन्फ्रेंस अभी पढ़ा आप लोगों ने? तो मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक पढ़ोगे उससे डाउट पूछोगे, क्योंकि देखो तुम लोगों ने थोड़े बहुत टॉपिक तो पढ़े हुए हैं, जैसे हम जो कर रहे हैं रिवीजन ही कर रहे हैं, क्योंकि लाइक तुमने बीएससी में पढ़ा होगा, जिन लोगों ने, तुम में से बहुत सारे लोगों ने जैम की तैयारी की है, तो जैम की तैयारी के दौरान आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो चीज़ें है ही, आपके कंटेंट तो ऑलमोस्ट रेडी ही है, बस उसको रिवाइज कर रहे हो आप, यूँ समझ लो, है ना, यू आर जस्ट डूइंग रिवीजन। तो ठीक है, तो फिर भी ट्राई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलो, तो क्या कह रहा है ये? चलो, तो सेकेंड वाले से स्टार्ट करते हैं पहले, और जिनको अभी समझ ना आए तो तुम सेम क्वेश्चन तब पूछ सकते हो जब ये टॉपिक कराऊंगा, है ना। अभी डाउट से तो डिस्कस कर लेते हैं। सो क्या है डाउट का ना। सो यहाँ पे क्या है, x1 x2 x5 बी सेकेंड पहले करते हैं। 58 वाला क्या कह रहा है कि x1 x2 x5 be a random sample of size 5 population having standard normal distribution. So like ये कहना चाह रहा है x1 x2 x3 x4 x5 ये नॉर्मल 0 1 है। रैंडम सैंपल का मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स हैं, ओके। और x बार पता ही है तुम लोगों को, t क्या है। सो x बार तुम लोगों को पता है कि 1/5 समेसन xi। तो स्पेशली मैं ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ उनको थोड़ा बहुत आइडिया है इन्फ्रेंस का, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है तो जस्ट तुम देखते रहो, टेंशन नहीं लेना, जब पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा। सो t है समेसन xi माइनस x बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to 5। सो एक टर्म होता है एस स्क्वायर वाला, तुम लोगों को पता है ना, जो कैपिटल एस स्क्वायर होता है। कोई बताओ इसका मीनिंग क्या होता है? हाँ, क्या डेफिनेशन है इसका, क्या मतलब डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं इसको, या क्या लिखते हैं, इक्वल टू क्या? 1/n-1 समेसन ऑफ, हाँ, सो xi माइनस x बार होल स्क्वायर, सिंपली i फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ n तुम्हारा 5 है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तुम्हारा n जो है 5 है। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एस स्क्वायर के टर्म में, अगर लिखना चाहूँ तो t को ये हो जाएगा 4s स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे n 5 है तुम्हारा इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में n क्या है, नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल कितने हैं, 5 है, तो यहाँ आपका n जो है वो 5 है। अब करो सॉल्व, तो क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या है, तुमसे पूछा है इसके बाद कि एक्सपेक्टेशन ऑफ t स्क्वायर इंटू एक्स बार स्क्वायर, ऐसा कुछ है क्या? हाँ,
तो देखो होता क्या है, एक यहाँ फिर से रिजल्ट है कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई बताओ जिन लोगों को आइडिया है कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी आप में से बताओ आगे क्या करें अब। आगे तो पता है सर, ये इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों। हाँ तो क्या दिक्कत आ रही है आपको, आंसर मैच नहीं हो रहा। इंडिपेंडेंट होते हैं, फिर जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ टी स्क्वायर पता है आपको, वेरिएंस ऑफ टी, वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ टी। हाँ तो कर लो, तुम्हें टी का डिस्ट्रीब्यूशन पता है। ओके सो ये दोनों इंडिपेंडेंट होता है, तुमने ऊपर कर लिया, फाइन। अब बताओ मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अरे इसका डायरेक्टली नहीं, तो एक थ्योरम होता है ना, n माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, काई स्क्वायर n माइनस वन। ओके तो यहां से अगर आप पूछो तुमसे, ये n माइनस वन एस स्क्वायर कुछ और नहीं है, वही तुम्हारा t है, ये t जो है वो n माइनस वन एस स्क्वायर ही है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया तुम्हारा कि t अपॉन सिग्मा स्क्वायर, दिस इज काई स्क्वायर n माइनस वन मतलब 4। अब मुझे ये बताओ कि यहां से तुम मुझे बता पाओगे एक्सपेक्टेशन ऑफ t इस रिजल्ट से, बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ t। बोलो भाई, ये t है तुम्हारा, t अपॉन सिग्मा स्क्वायर इज दिस, सिग्मा स्क्वायर क्या वेरिएंस है, किसका वेरिएंस है, तो यहाँ तो सिग्मा स्क्वायर 1 होगा ना, पॉपुलेशन का है ना। बोलो भाई, तो ये तो 1 हो गया, तो मतलब t का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया ना तुम्हें। भैया समझे कि नहीं, ये 1 है, 1 स्क्वायर, 1 ही तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 4 है, हाँ या ना, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर 1 ही तो है यहाँ पे। तो अब बताओ तो क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ t क्या होगा यहां से बताओ, और वेरिएंस ऑफ t क्या होगा। 4 and 8। हाँ 4 and 8 राइट। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार और वेरिएंस ऑफ x बार बताओ। हाँ ये 0 हो गया, और वेरिएंस 1 बाई n, 4 क्यों भाई, तो सिग्मा स्क्वायर बाई n ना, तो सिग्मा स्क्वायर 1 है। अब क्या ये 4 इंफॉर्मेशन काफी नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए, हाँ जी भाई जिनका डाउट है बताओ क्या आंसर आएगा। तो यहां से ET स्क्वायर यहां से तुम्हारा आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ t स्क्वायर तुम्हारा आ जाएगा, यहां से देखो क्या आएगा, मीन का स्क्वायर प्लस वेरिएंस कितना 24, हाँ और मीन चूंकि 0 है तो ये क्वांटिटी वेरिएंस के इक्वल रहेगी, सो ये 24 और ये 1/5, सो ये 24/5। अब देखो एडवाइस ये क्वेश्चन गेट का आया हुआ है जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो अगर तुम गेट के हमने एक्चुअली तुम अगर देखोगे तो अभी गेट का हमने रिसेंटली क्रैश कोर्स, अगर गेट एग्जाम्स आज गेट का रिजल्ट आ गया है, सो देखो मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ एग्जाम स्टैटिस्टिक्स का चाहे जैम हो या गेट हो या ISS हो या तुम्हारा CUET हो, सब में फोकस वही तुम्हें सीखना है कॉन्सेप्ट को। अब ये जो क्वेश्चन है, और ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं जो तुम्हारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम में DUV जिन समय आए, सो किसी किसी एंट्रेंस का ही है, किसी गेट का, तो ये गेट का आया हुआ क्वेश्चन है हालांकि। तो अब तुमसे, अब तुम गेट के अगर पेपर्स जिन लोगों ने किए होंगे और एटलीस्ट नहीं भी किए हो, तो मेरे 22 लेक्चर आई थिंक मैंने लिए थे अभी, मतलब नवंबर 2022 से लेके फरवरी 2023 तक 3 महीने में हमने गेट का क्रैश कोर्स अभी कराया था गेट वाले बच्चों का। तो उसमें हमने क्या कराया था कि जितने प्रोबेबिलिटी, इन्फेरेंस, मतलब टेस्टिंग एस्टिमेशन के जो क्वेश्चन है उसको सिर्फ सॉल्व, उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराए थे। तो मैं तुमसे यही कहूँगा
कि वो लेक्चर का है, तुम्हें लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, एक बार उसको देख के प्रॉब्लम सॉल्व कर जाओ, उससे तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तुम वही क्वेश्चन करो जो तुम्हारे सिलेबस में है, तुम नहीं है तो उसको स्किप करो, वीडियो डबल स्पीड जैसे भी समझ आता है, लेकिन लिख के देखो तुम्हें समझ आ रही है। पेपर गेट का अवेलेबल है, एक बार सॉल्व कर लो। उसमें ये है कि मैंने सिर्फ इन्फ्रेंस के ही, प्रोबेबिलिटी और इन्फ्रेंस ही कराए हैं। तो अगर जैसे इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें डाउट आ रहा है और तुम्हें डाउट आया है, बाकी मुझे मैं श्योर हूँ क्लास अभी जितने लोग अवेलेबल उनमें से बहुत सारे लोगों का डाउट हो सकता है, कुछ लोग को आता रहा होगा, बाकी का डाउट ही होगा ये, क्योंकि ये थोड़े से है ना ट्विस्ट कर दिया, क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। अब ये गेट का क्वेश्चन है, ऐसे पहले मैंने कई सारे क्वेश्चन देखे हैं जो कहीं ना कहीं गेट या जैम के आए हुए हैं। सो क्वेश्चंस वही है, ठीक है ना, बस थोड़े चेंज करते हैं या नहीं भी चेंज करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से प्रैक्टिस करो, जब आइडिया लगेगा कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे लगाने हैं। अब इस तरह क्वेश्चन में दिक्कत इसीलिए आ रही है क्योंकि तुमने इस तरह क्वेश्चन नहीं किए हैं, इसका मतलब। तो ठीक है, तो गेट वाले वो लेक्चर्स मेरे चैनल पे फ्री अवेलेबल है, गेट स्टैटिस्टिक्स नाम से होगा। गेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन 2005 से 2023 तक 22 तक के जितने क्वेश्चंस आए हमने सॉल्व कराए हैं उसमें, स्पेशली जो तुम्हारा कॉमन सिलेबस है, जैम वाला सिलेबस के बेस्ड। और जो बच्चा हमारा जैम का उसको पता होगा, मैं जैम वाले बैच में भी शेयर करता था। सो वो तुम एक बार देख सकते हो, उसमें इस तरह क्वेश्चंस है, तो वो एक प्रैक्टिस कर लोगे। फिर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से करो, ढंग से करने का मतलब है तुम बिना देखे भी आंख बंद करके भी कर सको। सॉल्यूशन देखे तो कर ही लोगे, या हमारा सॉल्यूशन दिखा दिए तुम समझ आ गया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस टाइप के क्वेश्चन अगली बार जब तुम्हें मिलेगा तो क्या तुम कर पाओगे, ये तुम्हें सीखना है। सो मेन यही है ना, सॉल्व क्वेश्चन तो कोई भी देख के समझ लेगा, मेन है कि जब तुम नया क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है उससे रिलेटेड या उस कॉन्सेप्ट पे क्या तुम सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये इस तरह तुम्हें ब्रेन को डेवलप करना पड़ेगा। सो यहाँ जैसे अब था, अब तुम्हें ये दिक्कत है क्या है, तो तुम्हें ये रिलेट करना पड़ेगा, ओके ये एक थ्योरम है, यही तो थ्योरम यूज हुआ है खाली। सो ये एक थ्योरम है जिसका यूज हुआ है टी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो जो लोग कर सकते हो जैम का भी प्रीवियस पेपर ट्राई कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। जैम हो गया, गेट हो गया, ये तुम्हारा CUET हो गया, जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम वो है, क्योंकि बुक्स में लेवल 0 से स्टार्ट करके एवरेज तक ही है, बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तुम्हें बुक्स में। कहाँ मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर है वहां पे, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर पेपर वो लोग बनाते हैं खुद क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, टीचर्स जो प्रोफेसर्स हैं खुद क्वेश्चन बनाते हैं, तो वहां तुम्हें उस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। गेट, जैम, CUET या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो भी एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और बिना देखे करो। पहले तो क्वेश्चन देखो, खुद सॉल्व करो। यदि तुम मेरा वीडियो भी अगर देख रहे हो गेट सॉल्यूशन वाला, गेट में सिर्फ प्रीवियस ईयर का है मैंने, तो उसमें भी तुम पहले सॉल्यूशन मत देख लो, क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले मैं, तुम पॉज करो वीडियो को, खुद सॉल्व करके देखो क्या तुम कर पा रहे हो, फिर आगे वीडियो देखो, फिर सॉल्यूशन मैच करो। और जब तुम सही कर दोगे तुम्हें बड़ा अच्छा फील होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक्चुअली बूस्ट होगा कि ओ तुम्हें आता है। अब क्या सॉल्यूशन देखोगे तो पहले तुम्हें लगेगा तुम्हें नहीं आता, इसलिए तुम सॉल्यूशन देख रहे हो, तो उससे कोई फायदा भी नहीं है। सॉल्यूशन तुमने पहले देख लिया, तुमने दिमाग को मार दिया, तो क्रिएटिविटी खत्म हो गई, क्योंकि तुम्हें सोचने का मौका नहीं दिया ना उसको। वो तुम फिर वो जो देख रहा है वही सही मानेगा। अगर तुम खुद ट्राई करते तो हो सकता है जो मैं कराने वाला हूँ उसके बाद उससे बेटर तुम कर दो, उससे ईजी कर दो, उससे कम टाइम में कर दो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तुमने सॉल्यूशन अगर देख लिया मतलब तुमने देखा एक ही रास्ता वही है, तुम्हें दूसरा रास्ता दिखेगा ही उसके बाद। तो इसलिए पहले खुद से ट्राई करो, कहीं भी कर रहे हो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो पहले खुद से सॉल्व करो। इवन एग्जाम्पल बुक के कर रहे हो पहले खुद करो, फिर एग्जाम्पल के सॉल्यूशन देखो, तो इससे तुम्हारा ब्रेन डेवलप होगा अनसॉल्व क्वेश्चन करने के लिए जो कि एग्जाम में आता है। ओके जी सर इस क्वेश्चन में तो सिग्मा स्क्वायर जैसा पास गिवन है, हाँ, अगर सिग्मा स्क्वायर नहीं होता तो p बाय सिग्मा स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डालूं? सिग्मा स्क्वायर गिवन नहीं होता, तो जैसे सर आपने वहां पे लिखा p अपॉन सिग्मा स्क्वायर कॉर्नर, हाँ हाँ, तो सर ये सिग्मा स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या ऐसा कुछ होता है कि तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या है वो तो कांस्टेंट है। सो है ये तुम्हें बताएंगे उसमें है वो सब कॉन्सेप्ट भी है कि एक्चुअली क्या होता है, ये आगे अभी इन्फ्लुएंस जब पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि जैसे x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन ये सब होता है ना। फिर सिग्मा नहीं पता है तो s होगा, s क्या है, वही s है जो s स्क्वायर लिखा था। सो इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर n माइनस वन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। अब अगर नहीं पता होगा ये क्या है एक्चुअली, तुम अगर इसको ध्यान से देखो तो ये टर्म ऐसा था, ये है एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा, सॉरी हाँ ये है एक्चुअली, तो यहाँ म्यू ये टर्म है एक्चुअली, इसको तुम खोल के देखो यही आएगा, ये चीज़ है। या तो यहाँ क्या है जैसे
ये ना अच्छा n-1 हमने हटा दिया। हाँ तो अब तुम देखोगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके हिसाब से, अगर ये नहीं होगा तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फिर अगर नहीं नोन होगा तो दूसरे क्वेश्चन आएंगे, फिर हम देखेंगे क्या है जी। सर एक 92 भेजा हूँ ग्रुप में, उसमें ए और सी में कौन सा सही होगा? थ्योरिकल है। चलो ट्राई करते हैं। ये सब टॉपिक अभी पढ़ाने वाला हूँ, तो कुछ लोगों को जो समझ नहीं आ रहा पीछे क्या हो रहा है तो कोई बात नहीं, जब कराएंगे तो समझ आएगा। अभी तुम देखो, अच्छा ये तुम्हें समझ आ गया 57 90, ठीक है फिर भेज दिया तो सही है। ओके सो ये सॉल्व, अच्छा 90 से क्या 92 बोल रहे हो? ओके the central limit theorem is important in statistics because for a large n it says the population is approximately normal. For any population it says that the sampling distribution of a sample mean is approximately normal. For a large n it says that the sampling distribution of a sample mean is approximately normal regardless of the shape of the population. And D है in any sized sample it says that the sampling distribution of the sample mean is approximately normal. बताओ तो क्या सेंट्रल लिमिट थ्योरम में क्या स्टेटमेंट है, मुझे पहले तो स्टेटमेंट बताओ, क्या स्टेटमेंट में इसका आंसर नहीं है? क्या स्टेटमेंट सेंट्रल, कोई बताओ मुझे तुम में से ही, क्या स्टेटमेंट सेंट्रल थ्योरम का? तो तुम्हें स्टेटमेंट ही नहीं पता तो कैसे क्वेश्चन डिसाइड करोगे? अब मैं तो आंसर बता दूंगा, लेकिन उसी अगला क्वेश्चन पूछ लेगा तो कैसे करोगे तुम? रट्टा तो ही मारना है, समझने है ना? शायद ऐसे होता है कुछ लार्ज एन के लिए जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सैंपल मीन पे कन्वर्ज करता है, ऐसा कुछ नहीं। पहले तो स्टेटमेंट पढ़ो तुम ढंग से, ठीक है? वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, एक्चुअली मुझे समझ ना, तुम्हें जब जैसे मान लो तुमने क्वेश्चन पढ़ा, अब तुम सीधा आंसर ढूंढ रहे हो, अरे भाई एक बार सेंटर में थोड़ा स्टेटमेंट बुक उठा के पढ़ लो ना, कोई बगल में बुक होगा तुम्हारे पास, कोई भी बुक उठा लो, स्टेटमेंट पढ़ दो एक बार, स्टेटमेंट तुम्हें खुद ही आंसर मिल जाएगा। मैं जिन लोगों को अप्रोच बताया था कैसे करना है, तुम प्रीवियस ईयर पेपर सीधा शुरू करो पढ़ करना। अब तुम जब क्वेश्चन कर रहे हो तुम्हें नहीं क्लियर है क्या आंसर होगा, तो पहले जिस टॉपिक पे क्वेश्चन उसका एक बुक खोल के एक बार देख तो लो कि वो क्या है, फिर वापस क्वेश्चन पढ़ो। तुम सेंट्रल लिमिट का एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो, तुम्हें क्लियर ऑप्शन दिखेगा। अब मैं आंसर भी बता दूं उससे क्या होगा, तुम्हें लगा चाहिए ठीक है सर ने कह दिया सही हो गया, लेकिन भैया क्यों है, तुम्हें क्लियर दो। अब तुम्हें सेंट्रल लिमिट थ्योरम पता ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है तुम्हारे दिमाग में, तो कैसे तुम कर पाओगे? अगर अगला क्वेश्चन इसी पे आ जाएगा तो फिर तुम वहां नहीं कर पाओगे। तो एक बार बुक उठा के पहले स्टेटमेंट पढ़ो, कोई बुक उठाओ, स्टेटमेंट एक एक लाइन रीड करके बताओ मुझे क्या है, फिर मैं आंसर बताता हूँ। तुम ही बता दोगे आंसर। तुम एक बार स्टेटमेंट पढ़ लिए होते ना, तुम्हें आंसर क्लियर हो गया होता। तुमने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ो सेंट्रल लिमिट थ्योरम किसी बुक में और पढ़ के बोलो ताकि बाकी लोग भी सुने। बताओ भाई। कोई बता दो, बाकी लोग कोई बता दो क्या होता है सेंट्रल थ्योरम, फिर इस क्वेश्चन का आंसर उस पर बेस्ड होगा। तो पहले तो स्टेटमेंट पता होगा तब आंसर बताएंगे, वैसे क्या फिर बता देंगे ये होता है, फिर एक बार बताओ तो स्टेटमेंट क्या है। कोई बताओ, तुम में से कोई बताओ। अरे देख के बताओ किताब में, बोला तुम्हें याद है, तुम्हारे पास जो भी बुक्स है उसका देख के लाइन एक एक लाइन पढ़ो, स्टार्टिंग से एंड तक स्टेटमेंट पूरा पढ़ो, बताओ क्या है। स्पेशली वो लोग जो जानते हैं, जो लोग नहीं जानते टेंशन मतलब मैं कराऊंगा अभी आगे, है ना, ये टॉपिक अभी आगे आना है।
लेकिन तुमने डाउट पूछा है तो उसके बेस पे हम ट्राई करते हैं। तो अगर डाउट, जिसने डाउट पूछा है इसका मतलब उसको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा उस टॉपिक का। Sir, any distribution as n tends to infinity follows normal distribution. Standard normal. फॉलोज क्या होता है? फॉलोज को डिफाइन करो। फॉलोज का क्या मीनिंग है, मतलब फॉलोज क्या होता है? सर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होता है। हाँ, तो कन्वर्स 3 तरह का होता है। कौन सा कन्वर्स होता है तुम्हें पता है ना? एक थ्योरम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, एक है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तुम फॉलोज बोलोगे ना, तीनों थ्योरम सेम ही हो जाएगा, फिर तीनों का स्टेटमेंट बराबर हो जाएगा, लेकिन तीनों अलग अलग होता है। तो अगर तुम फॉलोज वर्ड यूज करोगे तीनों थ्योरम एक ही है, लेकिन वही तो डिफरेंस है भाई। फॉलोज का ही 3 डिफरेंट मीनिंग है, तब ये 3 डिफरेंट थ्योरम है। फॉलोज नहीं होता है, तुम किसी किताब का स्टेटमेंट पढ़ो। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, अरे गूगल कर दो भाई, गूगल कर दो सेंट्रल लिमिट थ्योरम, पढ़ के बताओ मुझे क्या लिखा है, क्या उसमें फॉलोज लिखा है? तुम किसी किताब में लिखा दिखा दो फॉलोज, बता दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कहीं फॉलोज लिखा होगा। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा लिखा हुआ है सर। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या है? सो एक्चुअली यहाँ कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट है। कन्वर्जेंस मेनली 3 तरह का है। सो जो तुम बता रहे हो ठीक है, इन डिस्ट्रीब्यूशन, सो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है। एक होता है इन प्रोबेबिलिटी, एक होता है ऑलमोस्ट श्योर या ऑलमोस्ट श्योरली। तो ये तीनों का डिफरेंट मीनिंग है। देखो, सो जब ये है तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, जब ये वाली चीज है तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, जब ये वाली चीज है तो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर है। 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 तरह के थ्योरम है, तीनों बात एक ही थ्योरम, तीनों स्टेटमेंट का मतलब लगभग सेम ही है, अप्रॉक्सिमेटली सेम ही स्टेटमेंट है, बस डिफरेंस अलग अलग कन्वर्जेंस की बात कर रहा है वो। सो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी और कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली। अब इन तीनों का मीनिंग क्या है ये तुम्हें फिर पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे जब कोई क्वेश्चन अप्रोच करते हो तो उसमें तुम्हें यही देखना है। कई लोग बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन होता ही नहीं सॉल्व, थ्योरी पूरा बुक पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है। तो भैया तुम्हें पता ही नहीं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसका मतलब ये है जब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो तुम देखो ना क्या यहाँ पे जैसे ऑप्शन है सिंपल है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हिसाब से मुझे डिसाइड करना है, तो मैं पहले सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ूंगा, स्टेटमेंट पढ़ के फिर मैं क्वेश्चन भरूंगा, क्लियर हो जाएगा। अब स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तुम्हें सारे ऑप्शन सेम ही दिखेंगे, बट तो इसके चारों ऑप्शन एक ही जैसा दिखेगा अगर क्लियर नहीं है तुम्हें स्टेटमेंट थ्योरम का। तो बताओ कोई मुझे गूगल से देख के कहीं जगह स्टेटमेंट बताओ, ताकि मैं जब तुम बोलो लिखूंगा फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? पहली लाइन से पहला वर्ड से लास्ट वर्ड तक किसी बुक में देख के बताओ, तुम अपने तरीके से मत बताओ, बुक का स्टेटमेंट बताओ। जी जी बताइए। let x1 x2 to xn be a random sample of size n from a distribution with mean u and variance. यस 1 मिनट यहाँ था, रुकते हैं। खत्म पहली लाइन। अब यहाँ क्वेश्चन क्या लिया मैंने? हाँ पहली लाइन है ना? हाँ एक मिनट, पहली लाइन है ना, फर्स्ट लाइन। अभी आगे आता हूँ, पहली लाइन समझते हैं। सो x1 x2 x3 xn फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन, वही बात है ना। सो दिस बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या यहां लिखा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं लिखा ना, तो इस हिसाब से देखो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत हो गया। ये है पॉपुलेशन जहां से तुम सैंपल ले रहे हो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है इट सेज दैट द पॉपुलेशन इज नॉर्मल। भैया पॉपुलेशन कुछ भी हो सकता है, इसमें थोड़ी कहा नॉर्मल होगा। यही तो पॉपुलेशन है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉपुलेशन है। x1 x2 x3 x4 xn be a random sample from a distribution with mean mu variance sigma square। तो यहां से कहां नॉर्मल होना चाहिए? पॉपुलेशन तो फिक्स है ना,
ठीक है, तभी तुम्हारा क्वेश्चन शायद यही था कि ए सही है या सी सही है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन कुछ भी हो सकता है ना। उसके बाद सैंपल जो है हमारा, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एन डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। पॉपुलेशन एन लार्ज होगा तो पॉपुलेशन चेंज नहीं हो रहा, पॉपुलेशन फिर भी वही है चाहे एन कुछ भी हो जाए। वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सैंपल मीन है वो कन्वर्ज कर रही है इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल, नॉट दैट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है वही है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल लेता हूं तो एक्सपोनेंशियल भी बाद में कन्वर्ज कर जाएगी, उसका जो सैंपल मीन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो जाएगा, वो एक्सपोनेंशियल नहीं बदल रहा है, एक्सपोनेंशियल ही है पॉपुलेशन। एनीवे हाँ, सो x1 x2 xn be a random sample है ना from a distribution having mean mu variance sigma square। आगे बताइए। Then the limiting distribution of Zn Yes, so then limiting distribution of Zn is equal to x bar minus mu upon sigma upon beta is standard normal। यस, अब ये जो वर्ड है ना इसको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे तुम्हें अगर मान लो किसी इंटरव्यू कभी तुम फ्यूचर में दोगे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, मान लो जैसे, तो आगे इंटरव्यू देना पड़ता है ना, कभी पीएचडी में गए एडमिशन लेने या कहीं भी, या कुछ जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो, तो अगर तुमने मान लो ये स्टेटमेंट बताया तो तुमसे सिंपल है, तुमने फॉलोज किसी ने बोला तो मैंने पूछ लिया फॉलोज का क्या मतलब है, तो जब तुम ये स्टेटमेंट बताओगे तो वो सामने से पूछेगा तुमसे कि भैया ये लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, तो इसका एक अलग डेफिनेशन है। कुछ बुक में लिखा रहता है लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय वहां लिखा रहेगा कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, जो वीके रॉयतकी में लिखा है कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बजाय, अब उसका एक अलग मीनिंग है। लाइक बात वही है, लेकिन तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा इसका क्या मीनिंग है। तो इसका मीनिंग ये हुआ अब कि लाइक ये जो क्वांटिटी है ये नॉर्मल है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन जो था वही है, अगर वो एक्सपोनेंशियल था, पॉइजन था, चाहे बाइनोमियल था, जो है वो वही है, वो चेंज नहीं हुआ है। ये जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल हो गया है, कब? लिमिटिंग केस में। लिमिटिंग मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, ठीक है ना। तो जब n लार्ज है उस केस में ये क्वांटिटी नॉर्मल हो जाती है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमने जो शुरू में लिया है वो सेम ही है। तो अब ऑप्शन देख के बताओ कौन सा करेक्ट है इसमें। ये जो सैंपल मीन है वो जाके ये जो x बार है वो नॉर्मल हो जाएगा। सो लार्ज एन होने का मतलब ये है, लिमिटिंग का मतलब एन लार्ज है। t वाला सही है। हाँ, so for a large n it says that the sampling distribution of a sample mean is approximately normal, ठीक है। so sample mean x बार है तो x बार से रिलेटेड ये क्वांटिटी नॉर्मल है, ठीक है। पहला कह रहा था पॉपुलेशन नॉर्मल है, पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है, पॉपुलेशन जो है वही रहेगा चाहे n कुछ भी हो जाए, तो सैंपल लिया हमने, so ये क्वांटिटी नॉर्मल हो रहा है। डी कह रहा है फॉर एनी साइज सैंपल, साइज कुछ भी हो सैंपल का, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, एनी साइज है, एन अगर छोटा 1 हो गया तो वो एक्सपोनेंशियल नॉर्मल थोड़ी बन जाएगा। फॉर एनी पॉपुलेशन, बी कह रहा है फॉर एनी पॉपुलेशन इट सेज दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल अप्रोक्सीमेटली, फॉर एनी पॉपुलेशन इट सेज दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नॉर्मल रिगार्डलेस ऑफ द सैंपल साइज। नहीं, सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए ना, तो बी इसलिए गलत है, तो ए गलत है क्योंकि पॉपुलेशन सी होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन एनकाउंटर हो, देखो मेरा अपना अप्रोच रहा है क्योंकि मैं पढ़ाता रहा हूँ शुरू से, तो मैं जब भी किसी एग्जाम की तैयारी शुरू करता हूँ तो पहला काम जो मैं करता हूँ उसका प्रीवियस पेपर सॉल्व करके देखता हूँ। अब अगर मैं कोई भी पेपर उठाऊंगा, तुम अगर आईएएस का भी पेपर, आईएएस इवन तुम लोग अगर आईएएस का पेपर उठाओ तो उसमें से भी तुम 10% अभी भी कर लोगे, ऐसा होगा। तो तुम्हें बाकी 90% के लिए पढ़ना है। जब कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास, मतलब कोई भी एग्जाम का, इवन स्टैटिस्टिक्स एग्जाम उठा लो, जैम का भी 10-20% कर ही पा रहे होगे इजीली, इवन ज्यादा कर पा रहे, 70-80% कर पा रहे होगे घर पे बैठ के, अलग बात एग्जाम में नहीं होता है। सो जब भी तुम स्टार्ट करते हो कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम खुद से पूछो ना, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं आता है, तो गो बैक टू बुक,
या गूगल या कहीं से कि तुम देखो उसमें जो टर्म्स यूज है क्या तुम्हें पता है उसका मतलब। जैसे अभी जो क्वेश्चन में देखा उसमें एक ही टर्म था सेंटर लिमिट थ्योरम। अब मुझे देखना है क्या, फिर मुझे रिलेट करना है उस क्वेश्चन को उस टॉपिक से, तो क्लियर हो जाएगा। 2-4 बार पढ़ोगे उस थ्योरी को, उससे रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। और ऐसे कर करके एक एक क्वेश्चन तुमने अगर उस पेपर के कर लिए तो ऑलमोस्ट तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। फिर दूसरे साल का पेपर उठाओ, अगर सारे क्वेश्चन तुमने ऐसे ही कर करके एक बार कर लिए तुम्हारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए उसके थ्रू, है ना। कई लोग एकदम पूरे साल थ्योरी पढ़ते रहते एंड में क्या होता है जी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग थोड़ा दिया है। जैसे अब गुप्ता कपूर की बुक में है, क्या? पे अलग अलग साइट्स पे अलग दिया है। अब कहीं दिया है स्ट्रिक्टली नॉर्मल फॉलो करेगा, कहीं दिया है कि लार्ज एन के लिए फॉलो कहीं नहीं लिखा होगा, जहां तक मेरा आइडिया है फॉलो वर्ड कहीं नहीं लिखा होगा स्टेटमेंट में। चेक करो एक बार, कहीं फॉलो लिखा है? फॉलो कहीं नहीं लिखा होगा। चेक करो कोई बुक, गुप्ता कपूरी चेक कर लो, फॉलो कहीं नहीं लिखा होगा। चेक करो। स्टेटमेंट अलग अलग है एक्चुअली, एक ही चीज को लोग अपने वर्ड्स में कह रहे हैं। कहीं कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहीं बोल रहा होगा इज नॉर्मल, लेकिन फॉलोज नहीं होगा क्योंकि फॉलोज कोई वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है एक्चुअली इस सेंस में। तो हालांकि जो हम लोग यूज कर लेते हैं फॉलोज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन उसका वो है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं होती है, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, इसलिए फॉलोज वर्ड गलत हो जाता है। जो हम लोग नॉर्मल सेंस में फॉलोज यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, कई बार आपने देखा होगा, तो उसका मतलब होता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा। लेकिन सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन और लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है। लिमिटिंग में क्या आप कंडीशन लगा रहे हो कि n को लार्ज होना पड़ेगा, फॉलोज में सिर्फ आप बोल रहे हो कि n कुछ भी होगा वो नॉर्मल रहेगा, ये चीज है। ओके, जैसे मैं नोटेशन यूज करता हूं x फॉलोज नॉर्मल, सो यहां फॉलोज का मेरा सेंस सिंपल है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, x हैज डिस्ट्रीब्यूशन दिस। लेकिन वो एक अलग वर्ड है लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो या तो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज किया होगा या कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया होगा, ये दो में से एक वर्ड जरूर यूज किया होगा, या अलग से लिख दिया होगा एक्सप्लिसिटली, ऐसा लिखा होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट n लेस देन इक्वल टू z इज इक्वल टू phi z, कुछ बुक में ये लिखा होगा स्टेटमेंट। तो ये वही लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन जो तुम्हें पूछ रहा था, कोई पूछेगा क्या मीनिंग है लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये डेफिनेशन है लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कि इस क्वांटिटी का CDF जो है phi z के इक्वल है। phi z क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल का CDF है, तो उन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन जब n लार्ज है तो इक्वल हो गया, तो ये लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होगा। तो कुछ बुक में तुम्हें स्टेटमेंट ऐसे लिखा मिलेगा, कुछ बुक में वर्ड में लिखा होगा कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ में लिखा होगा लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन मीनिंग सबका सेम ही है, बस उन्होंने वर्ड्स बदल दिए अपने तरीके से। लेकिन तुम्हें कोई एक थ्योरम के स्टेटमेंट के साथ जाना पड़ेगा। अगर कोई पूछता है क्या है तो तुम्हारा एक स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए किसी एक बुक का, जो भी तुम्हें समझ आ रहा है उसके हिसाब से। बाकी जो कुछ और है कोई बात नहीं, उसका मीनिंग भी वही होगा। अगर सामने वाले को दूसरा स्टेटमेंट पता है तो उसको ये पता है कि तुम जो बोल रहे हो वो सेम ही है जो उसको पता है, इसलिए अगर समझ आया है तो। ओके, चलिए आगे आते हैं। तो अब डाउट हो गया, तो जो बचा था नेक्स्ट क्लास में वो करते हैं। और कुछ पूछना है किसी को? एक तो मैंने ऐसे रिएक्ट किया, इस क्वेश्चन में कोई पूछेगा भी नहीं होगा। ओके, सो ठीक है जी, तो डाउट खत्म, आगे करें। ओके, सो हम लोग थ्योरम्स देख रहे थे, तो देखो नेक्स्ट थ्योरम लिखते हैं। चलो मान लो अभी के लिए 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, हालांकि कल शायद 16 तक पहुंचे थे थ्योरम तक, ऐसा कुछ 13 या 16 तक। तो इसमें यह है कि मान लो ऐसा है, लेट x1 x2 xn बी पॉइसन लैम्डा, ठीक है, आएगी पॉइसन लैम्डा। Let x1 x2 xn be IID Poisson lambda, then x1 plus x2 dot 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 up to xn। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, सो हालांकि इसका मतलब ये कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, ये कहने मतलब, या तुम बुक में देखोगे, बुक में जरा ऐसा लिखा मिलेगा दिस, तो इसका मतलब है डी लिखा मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन है।
ये लिख दोगे तो इसका मीनिंग फिर अलग हो गया, इसका मीनिंग हो गया कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है ना, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन दोनों क्वांटिटी का इक्वल है, इसका ये मतलब है। और यहाँ ये लिखोगे तो इसका मीनिंग दोनों का अलग हो जाएगा। और हालांकि जब हम ये नोट करते हैं तो इसका मीनिंग हम लोग यही लिखना चाहते हैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, हालांकि बुक में बचते हैं लोग ऐसे लिखने से, लेकिन अगर लिखा है तो इसका मतलब यही है कि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा है। ओके, सो let x1 x2 xn be IID Poisson lambda, then x1 this is, so इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, this quantity has distribution क्या होगा बताइए? कोई बताओ इसका, हाँ पता होगा तुम लोगों को। हाँ लेकिन यहाँ पे तो लैम्डा इक्वल ही है ना, तो ये सिंपली पॉइसन हाँ लैम्डा लैम्डा ऐड होता रहेगा n बार, है ना, तो ये n लैम्डा। इसको आप जनरलाइज कर सकते थे, हम लोग जनरलाइज करते थे, इसको ऐसा लिखते कि लेट जो xi है दिस इज पॉइसन लैम्डा i, और ये सिर्फ इंडिपेंडेंट होगा, है ना, फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to up to n and they are independent. Then आपसे पूछा जा रहा है कि समेशन xi, है ना, यही चीज समेशन xi लिख रहा हूँ। सो समेशन xi i from 1 to n, this has distribution पॉइसन लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n, ठीक है ना, ऊपर जैसे ऊपर था वैसे ही है, बस यहाँ पे लैम्डा हर xi का पैरामीटर लैम्डा i है, डिफरेंट i है, तो दे आर नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे, है ना, मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ये है कि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो मतलब पैरामीटर भी सेम होगा। तो यहाँ पे IID था, ठीक है ना, यहाँ पे जस्ट क्या है कि इंडिपेंडेंट है जस्ट, तो जो समेशन xi का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n, ठीक है, तो ये पॉइसन पे बेस्ड थ्योरम है। देखो नोट कर लो चाहो तो, कुछ डाउट हो तो पूछो। सर आप ऐसे थ्योरम के बेस पे कुछ क्वेश्चन करा दीजिए। हाँ देखो ये खुद एक थ्योरम्स तो आएंगे नहीं। हाँ ये खुद एक थ्योरम है, हालांकि क्वेश्चन इस पे आप कर सकते हो, लोग फ्रेम करते हैं क्वेश्चंस। जैसे अब क्या मान लो इसी पे मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, जैसे अगर मैं आसान क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो आपको भी अगर स्टेटमेंट याद तो आप ऐसा कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछ लूँ आपसे कि लेट x1 एंड x2 आर, या लेट x1 इज Poisson 2 and x2 is Poisson मान लो 5, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो इसमें लोग प्रीवियस ईयर पेपर करोगे ना, तो वो लोग क्या करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, वो भी यही करते हैं कि जो डिफरेंट थ्योरम्स हैं उस पे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना बना के वो उसी के एप्लीकेशन बनाते हैं, मतलब उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वो थ्योरम पता होना चाहिए। और अभी जैसे आप जाओगे यूनिवर्सिटी में, जहां भी एमएससी करोगे, तो वहां पे क्या होता है, क्लास में वो लोग थ्योरी पढ़ाते हैं और एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो क्लास में कराए नहीं होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन कराते नहीं प्रोफेसर रेयरली, वो सिर्फ थ्योरी पढ़ाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो वहां बच्चों को लगता है पढ़ाते कुछ और आता कुछ और है। क्योंकि वो करते क्या है, जो एग्जाम में आपसे उस पर एप्लीकेशन पूछते हैं उसको बेस, तो वो करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जैसे अब ये क्वेश्चन लिखूंगा तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए थ्योरम, तभी आप कर पाओगे। सो लेट x1 is Poisson 2 and x2 is Poisson 5 and they are independent. So ये सब जब प्रीवियस ईयर पेपर, क्यों इतना फोर्स कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर पे, क्योंकि बुक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस लेवल पे जब आप आ गए हो तो वो क्वेश्चंस नहीं बनाते हो। बचपन में होता था ना, एनसीईआरटी को आरडी शर्मा या इन लोगों ने कहीं सिन्हा ने इतना बना दिया कि एनसीईआरटी में 10 है, उसमें वे 100 क्वेश्चन बना दिए, क्योंकि वहां सिर्फ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल इंपोर्टेंस है भी नहीं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है तो क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे। तो इसलिए ये लोग यहाँ पे बुक में थ्योरी पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और एंट्रेंस में आप देखोगे क्वेश्चंस आते हैं, तो एंट्रेंस के पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको डिफरेंट अप्रोच पता चलेगा, अच्छा ये थ्योरम यहाँ अप्लाई हो रहा है, ये यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो ऐसे करके। सो दिस, तो क्वेश्चन है फाइंड, सो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी x1 plus x2 is equal to 1 क्या होगा,
बताइए। हाँ, ऐसे इंडिपेंडेंट यूज करके बिना थ्योरम का भी हो सकता है ऐसे तो ये। ठीक है, अभी जो मैं पूछ रहा हूँ जैसे भी आपको समझ आ रहा है वैसे ट्राई करो, आंसर तो सेम ही आएगा, जैसे भी ट्राई करो। तो यहाँ ज्यादा लिख दिया ना, चलो कर देखो क्या होता है। e की पावर -7 7 की पावर 1/1। ओके, तो आपका आंसर है e की पावर -7 7 की पावर 1/1 फैक्टोरियल है ना। तो सिंपली आपने थ्योरम लगाया, डायरेक्टली हो गया। बिना थ्योरम के भी करोगे थोड़ा दो चार स्टेप करना पड़ेगा ज्यादा फिर। तो मतलब सीधा हो गया ना 7 e की पावर -7 है ना। तो अगर सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगा 7/e की पावर 7, या तो ऐसा बोल दो, या 7 e की पावर -7। अब देखो ये बाकी लोगों को समझ आ रहा है क्या, ये आंसर कैसे आया, चेक करो। नेक्स्ट स्लाइड करके बता दो। ओके ठीक है, तो इसको आप पहले थ्योरम पढ़ो, आप सेकेंड वाला थ्योरम पढ़ो, क्या कहता है वो, यही सीखना पड़ेगा आपको कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन करना है, थ्योरम कैसे रिलेट करोगे आप। सो रीड सेकेंड थ्योरम एंड अप्लाई इट। तो x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आप ये डिसाइड करो पहले। पॉइजन ही होगा। हाँ क्या होगा, पॉइजन में पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। x1 प्लस x2। हाँ तो कितना हो गया, लैम्डा 1 प्लस, ये पॉइजन लैम्डा 1 है तो लैम्डा 1 यहाँ 2 है आपका, और लैम्डा 2 आपका 5 है ना। तो x1 जो है पॉइजन लैम्डा 1 है, x2 जो है पॉइजन लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 1 इज 2 एंड लैम्डा 2 इज 5। तो बताइए x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। 7। हाँ तो अप्लाई करो। सो इसमें क्या है, so x1 is Poisson 2 and x2 is Poisson 5 and they are independent. So उस थ्योरम जो कह रहा है, थ्योरम के हिसाब से होगा कि x1 plus x2 has Poisson distribution with parameter 2 plus 5 7। तो चाहो तो इसको y मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमने पूछा था x1 plus x2 is 1, तो मुझे बताना है y is equal to 1। अब आपको मतलब y मान लिया मैंने, तो अब y is equal to 1, y का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन 7 है। सो तुम्हें ये देखना है कि इसका PMF क्या है पॉइसन 7 का। तो e की पावर माइनस लैम्डा की पावर y अपॉन y फैक्टोरियल वेयर y कैन टेक वैल्यू 0 1। तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। अब मुझे y बराबर 1 पे चाहिए प्रोबेबिलिटी, क्या यहाँ से नहीं आ जाएगी। यस सर, आ गई। सो ये आपका आंसर हो गया 7 e की पावर -7, ये आंसर है। ठीक है, जैसे मान लो अब किसी ने थ्योरी नहीं पढ़ा, कोई पहली बार सीधा ये क्वेश्चन देखेगा तो क्या सोचेगा, मान लो जैसे तुम्हें खुद सोचना क्या क्या अप्रोच है। अगर कोई सीधा सीधा तुम कोई एग्जाम के पेपर सॉल्व कर रहे हो मान लो, अब जब सीधा सीधा पहली बार तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, अच्छा x1 पॉइजन, तो क्या सोचोगे फिर, ओके कि x1 प्लस x2 का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो एक ये तरीका है। तो जब दिमाग में तुम्हारा ये आएगा कि x1 प्लस x2 का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो या तुम्हें पता होगा या नहीं पता है, तो फिर बुक में आप ढूंढो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक खोलो, उसमें देखो कि भैया कौन सा रिजल्ट है कि जब x1 पॉइजन x2 पॉइजन सम क्या होता है, तो उससे तुम्हें मिल जाएगा, फिर वो सॉल्व कर लो। ये चीज़ें नहीं पता है। दूसरा तरीका भी है इसका, तुम ब्रेक कर सकते हो इसको कि x1 है ना 0 है, x2 1 है, या x1 1 है, x2 0 है, तो दो केस बनेंगे, तो अलग अलग कर लो, उससे भी हो जाएगा। सेकेंड तरीका इस क्वेश्चन का ये है, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को इस मेथड से ना करूँ, दूसरे मेथड से करूँ, तो ये था कि x मतलब तुम खुद सोचोगे। अब क्या है, अगर तुमने सॉल्यूशन देख लिया तो हो सकता है दूसरा मेथड सोच भी ना हो रहा हो तुम लोग,
ऐसे मैं बता रहा हूँ दूसरा तरीका है ना। तो जब तुम सॉल्यूशन नहीं देते तुम्हारे दिमाग में खुद ही आइडिया आता है कि ऐसे कर सकते हैं क्या, तो ट्राई करके देखो। तो कई बार आइडिया वर्क करेगा, कई बार वर्क नहीं करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, यही प्रोसेस सीखने का। सो यहाँ से ऐसा हो सकता है कि x1 0 हो जाए, x2 1 हो जाए, और तो और का मतलब प्रोबेबिलिटी में प्लस, या ऐसा हो जाए कि x1 1 हो जाए और x2 0 हो जाए। ये दो पॉसिबिलिटी है। तीसरा पॉसिबिलिटी है क्या, क्योंकि पॉइसन है, पॉइसन का सपोर्ट 0 1 2 3 4 ये होता है, तो ये दो पॉसिबिलिटी है। अब चूंकि उसने इंडिपेंडेंट दे रखा है मुझे, तो जब इंडिपेंडेंट दे रखा है तो मैं इसको ब्रेक करूंगा, x1 is 0, x2 is 1, x1 is 1, x2 is 0, ठीक। सो अब बताओ, x1 था पॉइसन 2, पीएमएफ ऐसा ही होगा, बस लैम्डा आएगा। तो x1 बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, या मैं ऐसा बोल चूंकि आईआईडी है तो x2 बराबर 1 और x1 बराबर 1, सेम ही आंसर देगा। नहीं सॉरी आईआईडी नहीं है, लैम्डा अलग है ना, तो आंसर अलग आएगा, ठीक है ना सर। मतलब इसका आंसर और इसका आंसर अलग आएगा। क्यों अलग आएगा, क्योंकि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है ना। मैं सोच रहा था अगर आईआईडी होता सेम लैम्डा होता तो सेम आंसर आता, तो मैं डबल कर देता, 2 टाइम एक का कर देता। अभी नहीं कर सकता मैं, जो मैं सोच रहा था, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट है। सो x1 बराबर 0 है तो x1 का लगा लेते हैं, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा यहाँ 2 है, 2 की पावर 0/0 फैक्टोरियल इनटू x2 बराबर 1, x2 का वो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो e की पावर माइनस लैम्डा, तो यहाँ लैम्डा है 5, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 क्योंकि यहाँ 1 है, अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया प्लस। अब x1 बराबर 1 तो x1 ये है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1/1 फैक्टोरियल। अब इसको करना है इनटू x2 बराबर 0, x2 बराबर 0, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0/0 फैक्टोरियल। अब आप सिंपलीफाई कर लीजिए, तो सिंपलीफाई करेंगे 2 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, e की पावर माइनस 5, e की पावर माइनस 2, पावर ऐड कर लो, तो फाइनली ये हो गया 5 e की पावर माइनस 7, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल भी 1, तो पहला टर्म हुआ 5 e की पावर माइनस 7 प्लस, अभी e की पावर माइनस 2 की पावर माइनस 5, दोनों मिलकर e की पावर माइनस 7 हो गया, और ये 5 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, तो यहाँ से हो गया 2 e की पावर माइनस 7, तो फाइनल आ गया 7 e की पावर माइनस 7। तो ये दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन का। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने एग्जाम के प्रीवियस से पेपर करे हैं उनको पता है इस तरह क्वेश्चन आए हैं। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को नहीं मिल रहा है तो जैम का ही पेपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैम और गेट का ही पेपर कर लो सॉल्व टॉपिक वाइज। देखो ठीक है ना, ओके। जब आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा हो सॉल्व करने को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू तुम जैम का ही ट्राई कर लो, गेट का ट्राई कर लो, ठीक है। और ये पेपर्स ड्राइव में, ये पेपर्स अवेलेबल है, जो ड्राइव है उसमें पेपर्स अवेलेबल है, ये तुम चेक करो, सर को बोलना भेज देंगे। तो जैम में अभी तक 2005 से लेके ना 2023 तक, बस तुम ये देखना ना जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो तुम्हारे सिलेबस का है नहीं, तो इसीलिए एग्जाम के लिए दो चीज जरूरी है, तो सिलेबस तुम्हें समझ आए क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्योंकि बुक में कई बार एक्स्ट्रा रहती है या कम रहती है उससे, फिर क्या क्या क्वेश्चंस उस पे बेस्ड हैं, उस टॉपिक पे बेस्ड है, सारा पढ़ने की जरूरत क्या है। तो 2005 से 23 तक लेवल है। गेट का भी, गेट प्रॉपर स्टैट्स का अगर देखोगे तो 19 के बाद स्टार्ट हुआ था, लेकिन पहले भी गेट मैथमेटिक्स के पेपर में ये प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन हाइपोथेसिस में आता था, तो वो भी तुम ट्राई कर सकते हो। तो ये पेपर मेरे पास है, ये मैंने शेयर किया होगा आप लोगों से, तो भेज सकता हूँ, तो ये ट्राई कर लो। बाकी तुम्हारे पास CUET का एक पेपर है लास्ट ईयर का, और बाकी जो भी है BHU हो गया या DU हो गया या HCU हो गया या अदर एग्जाम्स और भी अपलोड किया हुआ है सर ने। अगर ये सिर्फ क्वेश्चन में फोकस करो ना, तुम थ्योरी पहले मत। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि जब मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी तब प्रैक्टिस करेंगे, तब टेस्ट देंगे, तो वैसा दिन आता ही नहीं है कि जिस दिन तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, ऐसा दिन कभी आएगा ही नहीं। तो सीधा तुम क्वेश्चन अप्रोच करना शुरू करो, बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए टॉपिक। एक बार तुम किसी बुक को रीड कर लो, उस चैप्टर को, डेफिनेशन, थ्योरम, एग्जांपल, एक्सरसाइज एक बार देख जाओ, ट्राई कर लो, तो हो गया तुम्हारी तैयारी, ऑलमोस्ट तुमने टॉपिक देख लिया। अब क्वेश्चंस करके देखो प्रीवियस ईयर का, नहीं हो रहा है फिर ये खुद से पूछो कि कैसा क्या इस क्वेश्चन में जो तुमसे नहीं हो रहा है, खुद से पता नहीं चल रहा फिर हमसे पूछो, तो हम बताएंगे क्या ऐसा है जो तुमसे नहीं हो रहा है।
यही तो सीखना है, फिर एग्जाम में वैसे होगा सेम। तो जो ये सब जान लिया एग्जाम से पहले, फिर एग्जाम में वो क्वेश्चन कर पाएगा, नहीं तो जो नहीं जान पाएगा नहीं कर पाएगा। यही तो समझना है ना, क्वेश्चन में क्या ऐसा है जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो वही चीजें सॉल्व करनी है आपको। यही मिस्ट्री है। एनीवे, तो ये सब पेपर्स आप प्रीवियस ईयर पेपर इसका ट्राई करो, है ना। इसके भी पेपर्स हमने अपलोड कर रखे हैं पूरे, आई थिंक 8-10 साल के पेपर अपलोड कर रखा है बीएचयू का, इन सब का भी अपलोड कर रखा है। सर क्वेश्चन ही सॉल्व करो ना, और जो डाउट है एक जगह लिख लो। मैं तुम्हें पहले भी शायद बोला था कि एक डाउट की डायरी बना लो, छोटी सी 2-4 रुपए की डायरी आती है बार, वो बना लो। उसमें क्या है कि तुम लिखते जाओ कि लाइक तुम्हें क्या क्या करना है। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक, मतलब मैंने ऐसा कर रखा है, लाया हूँ क्या, जैसे देखो तुम्हें मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास कई सारी डायरी है, ऐसे अलग अलग डायरीज है। तो जैसे ये एक डायरी है जिसमें मैं लिखता हूँ, देखो ये पेज है तो पन्ना अलग से लटका हुआ है, ये क्या है, इसमें वो लिखता हूँ जो मुझे करना है। मैं भूल जाता हूँ ना, अच्छा मुझे आज ये याद आया, अच्छा ये करना है, फटाक से लिख लेता हूँ। और ये छोटी साइज में रूटीन, मतलब वो लिखता हूँ कब क्या किया, तो इससे क्या याद रहता है। तुम एक डायरी बना लो, उसमें लिख लो डाउट। एक जगह मेरी क्लास होती है, एक एक करके सारे डाउट पूछो। कई बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज करते रहते हैं, अब उनको पता नहीं है कितना बिजी रहता हूँ ना, मुझे अपना काम भी तो है। अगर पर्सनली मैं सबको रिस्पॉन्ड करूंगा फिर तो दिन में 100 मैसेज आते हैं मुझे डाउट्स इतने सारे, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ क्लास में पूछो तुम, और क्लास में बच्चा आता ही नहीं, या आता तो पूछ नहीं पाता है, या पता नहीं उसको शर्म आती है या बेइज्जती होती है, पता नहीं। तो इस तरह से है, मतलब एक जगह लिख लिया करो, क्योंकि ऐसा होता है इंस्टेंट डाउट है, बच्चा फोटो इसके भेज देता है, सर ये कैसे सॉल्व हुआ है समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई उस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें क्या पता, अब मैं वो सब छोड़ छाड़ मैं तुम्हारा डाउट बताऊं क्या। शशि सर क्या है कि वो फुल टाइम इसी में लगे, मैं फुल टाइम नहीं हूँ ना, मेरा अपना अलग काम भी है। सो वो ऐसा है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ क्लास में पूछो, एक पेज पे लिख लो सारे डाउट्स। अभी तुम फ्री हो, अभी तुम जो भी पूछोगे मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। तुम डाउट जो भी पूछना है तुम पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम व्हाट्सएप भेजो, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो ये मेरा पॉइंट है। ओके, सो प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है, और सीखो कैसे करना। ऑनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करो, ये सब एंट्रेंस क्वालिफाई करने के कुछ ट्रिक्स हैं। चलिए तो आगे आते हैं। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस ही लिखता हूं, फिर थ्योरम बाद में बताऊंगा। अब जैसे मैं मान लो एक क्वेश्चन लिखता हूं, 2 क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं। पहला क्वेश्चन है कि पिछले क्वेश्चन जो था, लेट x इज पॉइसन 2 एंड y इज पॉइसन 5, ठीक है, एंड दे आर इंडिपेंडेंट। अच्छा यहां तुम्हें शायद पता होगा, ऐसे तो यहां मैंने क्या किया, इंडिपेंडेंट होने से क्या होता है, ये जॉइंट जो है ना, ये इंटरसेक्शन है बीच में। कॉमा का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन है। ए एंड डी, एंड है ना इंग्लिश वाला, तो एंड इज इंट्रोडक्शन, जो एंड इंग्लिश का वर्ड है वो मैथ्स का सेंस में वो इंटरसेक्शन ही है, ठीक है, या प्रोडक्ट का सेंस यहाँ पे। तो इंडिपेंडेंट था इसलिए इसको मैं प्रोडक्ट में करूँगा। ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी वी किया हमने। सो तुम जानते हो ना मैं ये यूज कर रहा हूँ, A and B are independent, then I can write like this, है ना। कुछ जगह तुम ऐसा भी देखते होगे, A into B लिखा रहता है, 2 सेट ऐसे डॉट में लिखा, मतलब डॉट में इंटरसेक्शन ही है वो, ठीक है। ओके, सो x is Poisson 2, y is Poisson 5, they are independent। तो आपसे पूछा जा रहा है then, क्वेश्चन है probability x is equal to 1 given x plus y is equal to, क्वेश्चन क्या है, चलो given 2 is equal to, बताओ क्या आंसर होगा। पहला क्वेश्चन ये है, तुम ऑप्शंस अपने हिसाब से बता सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, अब एंट्रेंस में ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। मैं क्या किया हूं, एक थ्योरम पे क्वेश्चन बना दिया मैंने। अब जब ये क्वेश्चन पहली बार कोई देखेगा तो पूछेगा ना अपने आप से क्वेश्चन कि इसमें ऐसा क्या पूछ रहा है जो तुम्हें नहीं पता है। तो घर पे बैठे हो तो एक बार बुक खोल लो कि देखो भैया अगर नहीं पता है तो, कि पहले कॉन्सेप्ट क्या ऐसा है जो मुझे नहीं आ रहा है, पहले खुद ट्राई करो, फिर अप्लाई करो उस कॉन्सेप्ट को। सेकेंड क्वेश्चन है, if x is Poisson 2, ठीक है वही वाला है, and
y given x, y given x is equal to 3 is बाइनोमियल 3 कॉमा हाफ। तो क्वेश्चन है देन प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू जीरो इज। सिंपल दो क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो पहले, ठीक है। सो हालांकि पहले मैं थ्योरम लिखाने वाला था फिर क्वेश्चन करने वाला था, तो मैंने सोचा पहले क्वेश्चन ही दे देते हैं। अब तुम जरा सोचो खुद से, फिर मैं थ्योरम दिखाता हूं। तो एंट्रेंस में क्वेश्चन कैसे बनते हैं तुम्हें ये भी आइडिया लगेगा कि एंट्रेंस में क्वेश्चन कैसे बने। ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया, ये बुक में जो मैं देख रहा था किताब में वो मैं थ्योरम देख रहा था, क्वेश्चन नहीं देख रहा था, क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है, वहां थ्योरम है। सो अब जो भी आपको दिमाग में आता है उसके हिसाब से ट्राई करके मुझे आंसर बताओ। फर्स्ट का e की पावर -2 ओके, और मैं बता दूं आपको, अगर आपको थ्योरम नहीं भी पता है तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं अभी इसको सॉल्व करूंगा बिना थ्योरम यूज किए। थ्योरम्स हमारे हेल्प के लिए है ताकि टाइम सेव हो। अगर मुझे थ्योरम नहीं भी पता है तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा फिर आपको थ्योरम दिखाऊंगा। सो थ्योरम क्या, डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा थ्योरम से, क्योंकि मुझे रिजल्ट पता है। अगर मुझे नहीं पता है रिजल्ट तो फिर मैं वो सब करूंगा जो थ्योरम के प्रूफ में किया गया है, वो सब काम मुझे करना पड़ेगा। तो मैं इसको अभी सॉल्व करूंगा बिना थ्योरम यूज किए। आप भी कर सकते हो, वो चीजें हैं। सो थ्योरम जो है, रिजल्ट जो है हमारे हेल्प के लिए है कि ताकि हम कम टाइम में चीजों को सॉल्व कर सके, ये चीज है। द डेफिनेशन, शशि सर अक्सर ये वर्ड यूज करते होंगे ना, बोलते हैं कि डेफिनेशन लगाओ, डेफिनेशन लगाओ। तो मैं ये कह रहा हूं मैं डेफिनेशन ही लगाऊंगा, इसमें कोई थ्योरम यूज नहीं करूंगा। थ्योरम्स यूज करेंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो। एनीवे, हाँ आंसर बता रहे थे, चलिए मैं लिखता हूँ आंसर। बताओ भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या आया था? 2e⁻²। ओके, बाकी लोग बताइए क्या ये सही है गलत है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये बता रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन का बताओ। ए बी सी डी, ए हो गया 2e⁻², ठीक है। बताओ 2 का बता रहे थे क्या कोई? सो फर्स्ट वाले का 2e⁻² आ रहा है मेरा। अच्छा, वो ही आ रहा है, ओके ओके। सेकंड वाले का 1/2 की पावर 3। ओके, सेकंड वाले का 1/2 की पावर 1/2 की पावर 3। अच्छा, और किया कुछ और आ रहा है? अब एक्चुअली ये सब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करूंगा, थोड़े ज्वाइंट का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। ज्वाइंट हमें अभी थ्योरी पढ़ना है, लेकिन चूंकि थ्योरम हम उस तरह कर रहे हैं ना, थ्योरम में यूज हो रहा है। सो ये सब चीज़ अभी फिर से अभी जब ज्वाइंट करेंगे तो और आप क्लियर होगा ज्वाइंट का कॉन्सेप्ट।
बाकी लोग और भी ट्राई करो, और लोग बताओ क्या आंसर आएगा। ओके, सॉल्व करें। तो मान लो इस तरह कुछ ऑप्शन बना देते हैं, e की पावर -2 या e की पावर -1, नॉन ऑफ दीज, कुछ इस तरह से। यहाँ भी ऐसे ही 1/2 की पावर 2 या 1/2 या नॉन ऑफ दीज। चलो इसको ट्राई करते हैं बिना थ्योरम से, पर थ्योरम से करेंगे तो वैसे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ट्राई करा करो ना, ट्राई करोगे तो सीखोगे, नहीं भी होगा तो भी बहुत कुछ सीखोगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो भी बीच में प्रोसेस में सीखोगे। पहला आ रहा है 20/40। पहला का आ रहा है किसका? 20/40। क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया। 20/49। 20/14, ओके। 49। अच्छा 49, ओके। चलिए दूसरा आंसर आया। और लोग ट्राई करो, ट्राई करो। देखो गलती करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, गलती करोगे सीखोगे। जो गलती नहीं करते फिर वो उनको साथ प्रॉब्लम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 गिवन x प्लस y इज इक्वल टू 2। ओके, x है पॉइजन 2, y है पॉइजन 5। तो पहले तो अब थोड़ा सा दिक्कत ये होगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं पहले ज्वाइंट में उनको दिक्कत हो सकता है। हालांकि कंडीशनल तुम लोगों ने पढ़ा हो ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b, तो वो लगाता हूँ, है ना। सो ये सब थोड़े आगे हम चल रहे हैं। हालांकि इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो क्लास 12th में है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब देखो, सो x तो 1 है और इंटरसेक्शन है ये, तो जब x 1 है तो y क्या होगा? जब x 1 है तो y क्या होगा? y भी 1। यस। अब देखो सिंपल सी बात है,
x तुम्हारा पॉइसन था, y भी पॉइसन था, तो तुमने पिछला थ्योरम यूज करेंगे, जो मैं पीछे लिखाया था वो यूज करूंगा मैं यहाँ पे, जो लास्ट थ्योरम हमारा था, है ना, ये यूज करेंगे, जिसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है। सो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं ये यूज करूंगा, ठीक है। सो इसको यूज करता हूँ क्योंकि यूज करना ही पड़ेगा ना। सो मैं पूछ रहा हूँ x प्लस वाई बराबर 2 क्या आएगा। क्वेश्चन ये है कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 क्या आएगा। तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है Poison. जी, पॉइसन विथ पैरामीटर 7। x plus y is Poisson with parameter 2 plus 5 7। so 7 है, तो यहाँ से डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, ये Poisson with parameter 7 है। so e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर Poisson का पीएमएफ, लैम्डा की पावर 2/2 फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया डिनोमिनेटर, ओके। अब न्यूमरेटर पे आएंगे तो आगे क्या है, इसको अलग अलग कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। क्यों अलग कर पाए, क्योंकि इंडिपेंडेंट दिया था। इंडिपेंडेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू pa इनटू pb। ये कॉमा है, इंटरसेक्शन ही है, ठीक है। सो ये एक इवेंट है, दूसरा इवेंट है। सो यहां से e की पावर माइनस 7 स्क्वायर मतलब 49/2 हो जाएगा, रहने दो अभी। सो अब x की पावर 1 की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो x की पावर 1, x क्या था पॉइसन 2, तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1/1 फैक्टोरियल, y बराबर 1, तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1/1 फैक्टोरियल, एंड अपॉन में ये है, अपॉन में है e की पावर माइनस 7 49/2। चलो अब फाइनली इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये e की पावर -2, e की पावर -5 मिलके क्या बनाएगा, e की पावर -7। 2 इंटू 5 कितना 10, और डिनोमिनेटर में e की पावर -7 49/2 है, तो ये अपॉन 2 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर जाकर 2 बन जाएगा। सो फाइनली दिस कैंसिल्ड, तो आंसर आया 20/49, जो बाद में बताया वो करेक्ट है। अब इसमें देखो, इसमें मैंने एक जगह थ्योरम यूज किया है, सम ऑफ पॉइजन इज पॉइजन, जो भी हम पहले कर चुके हैं ना इस थ्योरम से पहले, तो जो पहले कर दिया उसको यूज किया मैंने। बाकी मैंने जनरली सिंपल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज किया है, इंडिपेंडेंट यूज किया। इसमें डाउट है तो बताओ। सर जैसे इंडिपेंडेंट का दिया हुआ है तो हम ये यूज भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y। तो उस तरीके से करके आंसर अलग आ रहा था। एक मिनट आपके क्वेश्चन पे आते हैं। आप कह रहे हो इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b बराबर pa इनटू pb, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? हाँ ऐसा कुछ यूज तो ऐसा क्यों करेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि डेफिनेशन क्या है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंस की मीनिंग क्या है। इसका मतलब आपको इंडिपेंडेंस का मीनिंग नहीं पता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैथमेटिकली इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है, क्या इंडिपेंडेंट को ऐसे डिफाइन करते हैं। तो पहले आपको डेफिनेशन देखना पड़ेगा इंडिपेंडेंस का। सो आप बताइए, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ये छोड़ो, इंडिपेंडेंट इवेंट, जैसे तो क्लास 11 12 में भी है इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। सो कोई दो इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कब होता है, ये कब इंडिपेंडेंट होता है, आप ये तो क्लास 11 12 में ना क्या होता है, क्या ये डेफिनेशन थोड़ी है, ये तो गिवन है। तो गिवन का मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग तो ये गलत है। आपको ध्यान होना चाहिए कि डेफिनेशन इसका ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a। या आप जो बोल रहे थे आप ऐसा बोलते तो करेक्ट होता, कैसा, ये होता है डेफिनेशन एक और, प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओनली, या प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a इज, मैंने ये वाली चीज बोली थी, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a टू प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये ओके, ठीक है, तो ये करेक्ट है, फाइन। सो ये करेक्ट है। इसी को लगा के सर अगर करेंगे तो आंसर दूसरा आएगा। कैसे आप बताइए, चलिए मैं करता हूं। तो इसमें कहां से चेंज होगा स्टेप, इसमें
यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने यूज किया है आपका जो फॉर्मूला होता है, आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, ये कितना होता है, ये क्या होता है? probability of A intersection B upon probability of B. जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो आप पहला स्टेप तो यही से अप्लाई करते हो, यही तो है आपका x इज इक्वल टू 1 और ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यही तो है, a की जगह ये है, b की जगह ये है। पहला स्टेप तो ये लगाना पड़ेगा ना हमें, तो वही तो किया मैंने। देखिए जब ये a है और ये b है तो यहाँ लिखा मैंने a इंटरसेक्शन b, तो चूंकि ये अलग अलग रैंडम वेरिएबल तो कॉमा लिखा हमने, मतलब रैंडम वेरिएबल के सेंस में ऐसे लिखते हैं। अभी ये सब और डिटेल में अभी आएगा आगे, ताकि आप थोड़ी गलतियां करो कोई दिक्कत नहीं। ये अभी जो अगला टॉपिक जो आपके सिलेबस का है, क्योंकि मैं पिछले क्लास में किसी ने कहा था थ्योरम करा दो, इसलिए मैं थ्योरम करा रहा हूँ, मेरा बाद में कराने का प्लान था। क्या कुछ बोल रहे हो? शायद उस बोलने का मतलब है x प्लस वाई से डायरेक्ट कैंसिल करते हैं फर्स्ट लाइन में ही। हाँ, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, x प्लस वाई इंडिपेंडेंट नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ तो सर मैंने वही किया, मैंने ऊपर नीचे का कैंसिल कर दिया था, तो फिर बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बचा, तो फिर डायरेक्ट आंसर आ गया। मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं एक्चुअली। ओके, तो उसमें गलती कहाँ हुई है? हाँ मैं समझ रहा हूँ, कोई नहीं, सारी गलतियां लोग करते हैं। एक्चुअली क्या है, अगर आप न्यूमरेटर में लिख देंगे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 इनटू प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये कैंसिल कर दिया आपने, तो यहाँ हो गई गलती। मैंने ऐसे किया। हाँ, तो ये ऐसे ज्यादातर बच्चे ऐसी गलती करते हैं। तो गलती हुई क्या इसमें, कोई दूसरा बताओ इसमें क्या गलत है ऐसा करने में? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इंडिपेंडेंट नहीं है। एक्चुअली x y के साथ इंडिपेंडेंट है क्वेश्चन में। यहां ऐसा मैं तब कर पाऊंगा जब मुझे ये पता होगा कि x प्लस वाई के साथ इंडिपेंडेंट है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया है कि x प्लस वाई के साथ इंडिपेंडेंट है, यहां क्वेश्चन में x y के साथ इंडिपेंडेंट है। x इज नॉट इंडिपेंडेंट विद x प्लस वाई, सो वो गलत है। ओके, तो इसलिए ये गलत हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ गलती ये हुई है कि हमने अज्यूम जिसने लोग एक्सप्लेन किया उनका ये हो गया कि x इंडिपेंडेंट x प्लस वाई से, ऐसा नहीं है। जबकि मुझे देखो आप, मैं x को अलग किया, y को अलग किया, अब मैं अलग अलग कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मुझे ये पता है कि x y इंडिपेंडेंट है। यहां मैंने अलग नहीं किया, यहां आप देखो कि मैं अलग नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये और ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये और ये इंडिपेंडेंट है। यहां क्या था, इसलिए मैं ये वन को यहां यूज कर लिया। इंटरसेक्शन था ना, कॉमन सॉल्यूशन निकालना। इंटरसेक्शन मतलब ए एंड बी, तो कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, तो इस वन को मैंने यहां रख दिया x की जगह, फिर y बराबर 2 माइनस 1, तो 1 हो गया। तो उससे आ गया कि x को यहां 1 रख दिया तो y की वैल्यू 1 आ गई। एंड देन अब अलग अलग कर पा रहे हैं बिकॉज ये दोनों इंडिपेंडेंट है। जी सर, आपने ये जो इंटरसेक्शन के बारे में ये दिया है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, हाँ, ये इस हिसाब से लिया ना ताकि दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो, x प्लस y इक्वल टू 2 की भी और x इक्वल टू 1 की भी। यस, हाँ, ओके है ना। ये तो ऐसे है ना, x बराबर 1 हो और x प्लस वाई 2 हो, तो तुम क्या करोगे, x को 1 रख दोगे ना, तो y बराबर 1 आ जाएगा। वही किया मैंने। हाँ, दोनों होनी चाहिए, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यस, चलिए ठीक है। ठीक है, ऐसे देखो, जब पूछते हो तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, और एक बच्चा अगर क्वेश्चन पूछता है, एक स्टूडेंट पूछता है या पूछती है, तो उससे बाकी लोगों का भी डाउट क्लियर होता है। ये डाउट कई लोगों का भी हो सकता है डाउट, कि ऐसे गलती कई लोगों ने और किया होगा जिन्होंने बोला नहीं, है ना, इस तरह से है। ओके, चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इससे थ्योरम क्या है, तब पहले इसका थ्योरम लिखा देता हूं, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं। तो यहां थ्योरम अब ये है कि जो मैं यूज कर रहा हूं, ओके, सो थ्योरम क्या है यहाँ पे कि इफ तुम्हारा x है पॉइसन लैम्डा 1 एंड y इज पॉइसन लैम्डा 2 एंड दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो इफ x इज पॉइसन लैम्डा 1, y इज पॉइसन लैम्डा 2 एंड दे आर इंडिपेंडेंट, then
x given x plus y has binomial distribution. अच्छा, तो क्या पैरामीटर होगा, कैसे डिसाइड होगा? तो बेटर है मुझे ऐसा लिखना चाहिए, सो पैरामीटर क्या होगा? तो बाइनोमियल t कॉमा, अगर x प्लस वाई t है तो बाइनोमियल t कॉमा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब इस पे मैं उस क्वेश्चन को वापस लिखता हूं। अब देखो आप, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि x बराबर 1 गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये जो t है वो 2 है, जो t है वो 2 है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये जो क्वांटिटी है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बताइए आप लोग। बाइनोमियल। पैरामीटर, पैरामीटर बताओ, पैरामीटर इंपॉर्टेंट। 2 कॉमा व्हाट? 2/7. हाँ 2/7, राइट, 2/7। अब इसमें आपको 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो लाइक मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको कि मान लो इसको मैं बोल दिया सपोज रैंडम वेरिएबल u, मान लो कि u मेरा ये है, तो मैं इसको लिखूंगा u बराबर 1 चाहिए मुझे। अब ये इक्वल टू 1 लिखा है ना, तो x गिवन x प्लस वाई बराबर 2 बाइनोमियल 2 7 है। अब मुझे उसमें 1 इक्वल प्रोबेबिलिटी, u बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे 1 पे प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो आपको पता है बाइनोमियल में क्या होता है, NCR, तो लाइक 2C1 है ना, 2C1 तो N2 है, यहाँ बाइनोमियल n कॉमा p, तो NP, सो 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, तो 2 चूज 1, p की पावर 1, q की पावर 1, p कितना है 2/7, सो 2C1 2 ही आ जाएगा, p कितना है 2/7 और q कितना है, q कितना होगा बताइए, p is 2/7, व्हाट इज q 5/7, सो कितना आ गया टोटल, सेम आंसर आया। अभी अप्रोच अलग है, अब ये क्या मैंने थ्योरम यूज किया है और इसी क्वेश्चन को मैंने यहां सॉल्व किया बिना थ्योरम यूज किए। तो इस तरह से थ्योरम हमारे चीजों को आसान बनाने के लिए है, बिना थ्योरम के भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, सो बिना थ्योरम्स के भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब तुम इस थ्योरम को प्रूव करोगे ना, अगर मान लो तुम इस थ्योरम प्रूव करना चाहो तो प्रूफ कुछ और नहीं, यही है प्रूफ। इस तरीके से यहां पे जो काम हुआ है ना, सेम काम वहां प्रूफ में होगा, थ्योरम के प्रूफ ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने दो तरीके से किया, तीसरा चौथा पांचवा छठा तरीका भी हो सकता है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा ये वाला कि x है पॉइसन 2। अभी थोड़ी दिक्कत इसलिए भी आप लोग आ रही है क्योंकि हमने पूरा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से पढ़ा नहीं है। ये सब जो टॉपिक स्पेशली अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब यहाँ आएगा, है ना, वो इस पार्ट में आएगा जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं। तो ये दोबारा ये सब टॉपिक अभी आएगा, चूंकि वो थ्योरम सब इससे रिलेटेड थ्योरम अभी जो मैं कर रहा हूँ वो इससे रिलेटेड थ्योरम्स देख रहा हूँ, तो चूंकि मैं थ्योरम बता रहा हूँ तो वहाँ और डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं इसीलिए। तो ओके चलिए, तो सॉल्व तो किसी लोगों ने किया, सबका आंसर यही है 1/2 की पावर 3 बताया था लोगों ने ना। तो यहाँ तो ये करेक्ट आंसर है। चलो पहले बिना थ्योरम को ट्राई करते हैं, तो क्या है ये, सो एक मिनट, कॉपी का ऑप्शन नहीं है, क्लोन क्या होता है, अच्छा
ठीक है, चलो ऐसे ही करता हूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो इसमें ये मेरा पता है कि x जो है पॉइसन 2 है और y गिवन x इज इक्वल टू 3 जो है बता रखा है मुझे, क्या बता रखा है, बाइनोमियल। सो बाइनोमियल 3,5 है, बाइनोमियल 3,5 है। अच्छा, यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं दिया है ना, यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं दिया है, तो ऐसे ज्वाइंट वाले कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। एनीवे फिर भी देखो, कोई बात नहीं है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो और था y बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि y बराबर 0 क्या होगा। तो y बराबर 0 हम तब बता पाएंगे ना जब मुझे y का डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा, है ना, जब मुझे y का डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं अभी थ्योरम यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली हम लोग ट्राई करते हैं सीधा सीधा। अप्रोच तो कई सारे ना, सो एक काम करते हैं, कंडीशनल लेके मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी y बराबर 0 गिवन x बराबर 3, ये कितना होगा। क्या फर्क पड़ रहा है? देखो तुम लोग ये जानते हो, एक बार थ्योरम पे आ जाओ, तुम लोग ये जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ये किसके इक्वल है। अच्छा हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b के, ओके। मैं आसान तरीके से कैसे कर सकता हूँ, तुम लोगों ने कैसे किया है पहले, जिन लोगों ने सॉल्व किया है। अच्छा गलत था, ओके, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट नहीं दिया है ना। देखो हाँ इंडिपेंडेंट इसमें, अच्छा मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, इंडिपेंडेंट था तो नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट होगा फिर तो वो हो जाएगा। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मेरा अप्रोच क्या है, मुझे y का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है। सो एक तरीका ये होता है, देखो एक तरीका ये है कि मुझे y बराबर 0 चाहिए, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी y बराबर 0 कॉमा x इज इक्वल टू x समेशन x की जो भी पॉसिबल वैल्यू, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, जीरो से 3, सॉरी अरे x क्या है, सॉरी नहीं x तो ये है ना, x तो यहाँ है, तो x क्या है 0 से इन्फिनिटी। ये सही तुमको समझ आ रहा समझ कैसे हुआ ये, हाँ यस जिन लोगों को थोड़ा ज्वाइंट का आइडिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब ज्वाइंट है ये, ज्वाइंट में हमने x के रेस्पेक्ट में समेशन ले लिया तो मार्जिन आ गया, डिस्क्रीट है इसीलिए कॉन्टिन्यूअस होगा, इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। ये सब दोबारा अभी मैं सब डिटेल में कराऊंगा, अभी तत्काल यूज है इसलिए यूज करना पड़ रहा है मुझे सॉल्व करने के लिए, वरना थ्योरम डायरेक्टली हो जाएगा। तो अभी तत्काल देखो, दूसरा तरीका भी इसका कराऊंगा, इसको अभी सेकेंड तरीके से भी करेंगे। एक ही अप्रोच यूज कर रहा हूँ, ज्वाइंट को हम मार्जिन में कन्वर्ट कर रहे हैं, यस। चलो इसको थोड़ा मैं कंटिन्यू करता हूँ, और मुझे ये नहीं पता है लेकिन मुझे पता क्या है, मुझे वो पता है। सो एक काम करते हैं, समेशन x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी
इसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल नहीं, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इनटू प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0 गिवन x इक्वल टू x। यस और नो? एक मिनट, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने क्वेश्चन गलत बना दिए, देखते हैं। तो यहाँ ये था कि y गिवन x इज बाइनोमियल x कॉमा p। अच्छा, तो y क्या होगा? ओके ओके ठीक है। सो देखते हैं ट्राई करके, वरना मुझे थोड़ा क्वेश्चन मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो मतलब क्वेश्चन मैंने ही बनाया, मैंने बताया पहले भी क्वेश्चन मैंने ही बनाया था, कई बार क्वेश्चन गलत बन जाता है, फिर भी ट्राई करते हैं, अप्रोच में समझ आएगा क्या है। तो ये तो मुझे पता है यहाँ से आ जाएगा। अब ये कहाँ से आएगा? सो ये यहाँ से आएगा, बट प्रॉब्लम ये मैंने सिर्फ 3 के लिए तुम्हें दिया हुआ है, तो मुझे इसको ऐसा लिखना चाहिए था x, तो यहाँ x, ठीक है। सो मैंने ये मिस्टेक किया था, इसलिए आपने भी नहीं कर पाए होंगे। तो यहाँ मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि x सिर्फ 3 नहीं चाहिए, x कुछ भी हो सकता है, x तो यहाँ कुछ भी हो सकता है ना। सो इसलिए प्रॉब्लम हुआ होगा आप लोगों को भी, ठीक है। इसको मॉडिफाई कर देते हैं। सो ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, अब मुझे ये चाहिए, और यहाँ x आपका क्या हो सकता है, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, बट मैंने सिर्फ 3 के लिए दिया है, तो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है और है ना, सॉल्व तो किया नहीं था, तो इसीलिए वैसा है। तो मुझे देना पड़ेगा y गिवन x दिस। ओके, कोई नहीं, अब करके देख लो। सो ये हो गया। अब ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, 3 की जगह हमने, तो वैसे भी नोट करने के लिए नोट कर सकते थे हम पहले भी कि यहाँ 3 3 है ना, यहाँ जब मैंने 3 दिया तो यहाँ 3 है, यहाँ जब 1 होगा तो यहाँ 1 होगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है डिफाइंड। चलो, सो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इससे आगे क्या कर सकते हैं। तो आगे क्या कर सकते हैं हम अरे कहाँ गया, ओ यहीं पे ऐड कर दिया था क्या? ओके, अब क्या करूं, इसका तो पता है ना मुझे, तो समेशन x फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, इसका तो मुझे पता है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल इनटू, इसका भी आप पता है मुझे। सो बताओ, अभी फिर से आपको पता है y गिवन x बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल में y बराबर 0 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बाइनोमियल n p में 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? राइट। सो लाइक फॉर एग्जांपल, कहीं मुझे अगर ये पता है, जैसे मैं लास्ट टाइम लिखा था u इज बाइनोमियल np, और अगर आपसे पूछ लिया जाए u बराबर 0 क्या होगा, तो आपको पता है ना nc0 p की पावर 0 q की पावर n, तो यहाँ आएगा q की पावर n। कितना है, कैसे आएगा, nc0 p की पावर 0 q की पावर n माइनस, ऐसे लिखते हैं ना आप लोग, q की पावर n, q इज नथिंग बट 1 माइनस p। ओके, और आपको p यहाँ क्या दे रखा है, हाफ, तो p हाफ है, q भी हाफ होगा। सो फाइनली कहने का मतलब इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, बताइए मुझे, इसका आंसर क्या लिखूंगा उसके हिसाब से। हाफ की पावर n, जी, हाफ की पावर n। ओके, n या x, x आएगा, क्योंकि बाइनोमियल में n की जगह x है, यहाँ जो np है वहां xp है। अब क्या आप ये समेशन सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन ये है। तो देख लो, इसमें तो कहीं x है नहीं, तो x इसको तुम बाहर कर लो, क्योंकि x पे समेशन लगा है। अब इसको एक साथ कर लो, तो कितना हो गया, बताओ आगे क्या हुआ, इन दोनों का पावर कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू हाफ 1 हो गया, तो 1 की पावर x, तो 1 हो गया, 1 अपॉन x फैक्टोरियल, 1 अपॉन x फैक्टोरियल, x फ्रॉम 0 से इंफिनिटी कितना होता है, इस सीरीज की वैल्यू कितनी है भाई, वन प्लस, क्यों 0 से स्टार्ट है, 1 प्लस ही क्यों होगा, x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, मान लो ऐसा होता t की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, तो क्या होता है ये e की पावर t, हालांकि मुझे चेंज करना पड़ रहा है, तुम लोग जानते होगे x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, r फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, तो e की पावर x होता है,
तो चूंकि वहां से r की जगह x है इसलिए वैसा लिखा हूं मैं। अब बताओ आंसर क्या होगा। एक मिनट, e की पावर 1 लिखा सही हूं ना मैं? अच्छा तो खोलेंगे तो क्या आएगा, छोड़ो इसको, खोलेंगे तो क्या आएगा? e की पावर x का एक्सपेंशन यही होता है ना सर, 1 + x + x स्क्वायर टू फैक्टोरियल प्लस x क्यूब। जी जी जी, तो इसका आंसर क्या आएगा मैं पूछ रहा हूँ। e की पावर, तो इसका आंसर ये e की पावर 1 होगा, राइट? तो फाइनली e की पावर -2 इंटू e की पावर 1, तो आपका आंसर e की पावर -1 1/e आ गया इस क्वेश्चन में। तो अभी मैंने इसको सॉल्व किया है, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन बनाने में गलत किया था, तो ये है, तो इस केस में मेरा आंसर 1/e आया। यहाँ मैंने थ्योरम यूज नहीं किया। अब थ्योरम यूज करूंगा तो 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, क्योंकि थ्योरम मुझे पता है। तो थ्योरम बस हमारे हेल्प के लिए, इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सर x = 3 रख के ही करते हैं और टोटल प्रोबेबिलिटी लगाते तो तब भी तो आंसर में क्या डिफरेंस होता है? नहीं नहीं, तो यहाँ तो टोटल जब लगाते हैं आप, तो यहाँ तो x कुछ भी हो सकता है ना, तो बाकी कैसे पता चलेगा मुझे क्या है? जैसे मान लो अगर इस टर्म को मैं खोलूं तो आएगा y = 0 गिवन x = 0, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नहीं ना, उस 3 के लिए मैं दे दिया था y = 0 गिवन x = 1, वो क्या है? क्योंकि समेशन लगा है ना, तो टर्म के खोलोगे आप एक-एक करके तो बहुत सारे टर्म्स हैं। तो आगे आएगा y = 0 x = 4, y = 0 गिवन x = 5। तो तुम्हें हर x की यहाँ जरूरत है एक्चुअली, पर्टिकुलर x के लिए काम नहीं होगा। हम केवल सर 3 हाँ। के लिए देख लेते हैं ना, चलिए लेकिन ट्राई करते 0 से हैं, स्टार्ट है। ट्राई कर सकते हो, और देख लो दूसरा लिखते हैं तुम जो कहना चाह रहे हो। लेकिन सर x वेरी कर रहा है तो शायद ना हो। हाँ नहीं होगा, क्योंकि तुम, क्योंकि 3 को क्यों इन्वॉल्व करें? तुम y = 0 लिखोगे तो तुम इसको ऐसा नहीं लिख सकते y = 0, x = 3। फिर समेशन किस पे लगाओगे? अगर तुमने x को भी फिक्स कर दिया तो समेशन कैसे वैसे लगाओगे? करने पे सर t पावर -2 + 1/3 आया था। हाँ लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि टर्म लेने पे x = 3 लेने पे। हाँ लेकिन इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता। आगे मैं क्या करूंगा, इसको आगे क्या करूं? x y इंडिपेंडेंट भी नहीं है कि तुम अलग अलग कर पाओगे। बताओ, नहीं कर पाएंगे आगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। या तो समेशन किस पे लगाएंगे? लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वेरिएबल तो है ही नहीं, समेशन वेरिएबल पे लगेगा ना। सो इसीलिए ओके। तो चलो ये तो हो गया। अब इसमें थ्योरम क्या है? क्वेश्चन ये इसमें थ्योरम कहते हैं। थ्योरम ये है इसमें कि इस क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए, जो सेकंड क्वेश्चन था, ओके, तो वापस आओ। चलिए तब उस थ्योरम पे आते हैं, जो इस थ्योरम का स्टेट, जिस पे ये क्वेश्चन बनाया था मैंने, ठीक है। सो जिस थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन बनाया, फैक्टोरियल हाँ 0 से स्टार्ट है तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी ना? जी 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 जी। तो फिर 1 रखेंगे तो फिर 1 आएगा, 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा ना? हाँ तो ऐसा होता है। देखो e की पावर x का एक्सपेंशन आप क्या जानते हैं मुझे बताओ आप पहले। 1 + x + x² फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल। तो आपको ये पता होगा x की पावर 0/0 फैक्टोरियल है एक्चुअली। और हमारा क्वेश्चन, हमारा क्या था वो? अच्छा e की पावर 1 क्या आएगा? तुम e की पावर x को 1 रखो, क्या आएगा? है ना? जी ऐसे ओपन करेंगे, यही तो है। क्या वही नहीं था? देखो खोल के, ये कुछ और नहीं, ये वही है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। सो दिस, ओके, तो थ्योरम पे आते हैं। तो इफ x इज पॉइसन लैम्डा, अब देखो जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए ना, तो जिसने पहली बार ये थ्योरम बनाए होंगे, क्योंकि जब रिसर्च लोग करते हैं तो ये नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। मतलब जो भी चीजें दुनिया में क्यों हो रही है, सब लाइफ को आसान करने के लिए हो रही है। मतलब जैसे ये आजकल इतने मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्यों है ये सब? सब इंसान के लाइफ को आसान करना चाहता है और कुछ नहीं है, है ना। जो आज से 50 साल पहले फोन नहीं था, तो फोन क्यों आया?
बस लाइफ को आसान करना है। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही है सब जिंदगी को आसान करने के लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब आए हैं दुनिया में तो कुछ तो करेंगे, तो करेंगे क्या, तो अपनी कोशिश कर रहे हैं इंसान की लाइफ कैसे आसान कर सकते हैं, बस वही चल रहा है प्रोसेस में। तो ये भी ऐसे ही है, जब लोग रिसर्च कर रहे थे तो भी सोच रहे थे कि लाइक हम चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे और आसान बना सकते हैं, तो नया नया एक्सपेरिमेंट किया, तो उस दौर में एक थ्योरम मिला, वो करता गया, फिर उसको हमने जो क्वेश्चन किया उसको उसने एक जनरल सॉल्व करके थ्योरम बना दिया। तो इस तरीके से है। सो इफ x जो है पॉइसन लैम्डा है एंड y गिवन x इज इक्वल टू x इज बाइनोमियल x कॉमा p है, ठीक है, ये था एक्चुअली मैंने x को पुट कर दिया था तो उस गड़बड़ हो गया था। सो ये दे रखा है आपको, देन ये थ्योरम कहता है देन y होगा, ये होगा पॉइसन लैम्डा p, सिंपल। अब देखो तो मजे की बात क्या है, इसको x से कोई मतलब नहीं है, तो नहीं है ना, x से मतलब x क्या है, इसीलिए x जनरल है, लैम्डा और p से मतलब है तो x इसीलिए जनरल है। अगर x कोई पर्टिकुलर होता तो यहां भी x इन्वॉल्व होता। तो बस जनरल केस के लिए ही वैलिड है। हाँ x की जनरल वैल्यू के लिए ही वैलिड। जी जी जी। तो अब आते हैं इसके, अब इस थ्योरम से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, अब इस थ्योरम से सॉल्व करके देखिए आप, इजीली हो जाएगा ना। तो देखो सिंपली उसमें क्या था हमारे पास, x था पॉइसन 2, y गिवन x इज इक्वल टू x था बाइनोमियल x कॉमा हाफ, ठीक है, मॉडिफाइड क्वेश्चन लिखा हूं, बाइनोमियल x हाफ। तो मुझे पता है कि y क्या होगा, तो इस केस में थ्योरम से मुझे पता चल गया y जो होगा, बताइए पॉइसन में पैरामीटर क्या होगा इस केस में, 1 लैम्डा p, सो लैम्डा हाफ है, लैम्डा 2 है, p हाफ है, तो लैम्डा इंटू p 1 हो गया। अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी y बराबर 0, तो पॉइसन का पीएमएफ यूज कर लो, तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा 1 है, 1 की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, तो ये फाइनली e की पावर माइनस 1 बाई e आ गया। तो थ्योरम से करेंगे तो इतने में ही काम हो गया, क्योंकि थ्योरम ने यूज किया है। तो इसके पीछे का जो प्रूफ है वो हमने थ्योरम से ले लिया। तो थ्योरम क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है ना, थ्योरम है ना, एक स्टेटमेंट है जिसको प्रूव किया गया है, सो ट्रू स्टेटमेंट है जिसका प्रूफ अवेलेबल है। सो अगर तुम थ्योरम नहीं यूज करोगे तो पूरा प्रूफ यूज कर रहे हो, तुम थ्योरम यूज कर रहे हो तो प्रूफ करने से बच जा रहे हो। अब फिर से मैं ये कहूंगा कि इस थ्योरम को कोई प्रूफ करेगा तो कैसे प्रूफ करेगा, तो ये रहा प्रूफ इसका जो हमने किया है सॉल्यूशन, तो ये रहा प्रूफ, इसको जनरल प्रूफ किया जा सकता है। तो y बराबर y ले लो, y बराबर y ले लो, फिर यहाँ y बराबर y ले लो, ठीक है, तो उस तरीके से आ जाएगा। तो जब प्रूफ देखोगे इस थ्योरम का तो ये प्रूफ है। तो हमने जब प्रूफ थ्योरम नहीं पता था, हम इनडायरेक्टली प्रूफ ही कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को, ये चीज है। सर ये थ्योरम को प्रसन्ना था उसे लिख रहे हो? नहीं, ये वीके रॉयल कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, वो तो बहुत अच्छे से थ्योरम्स हैं, बुक है ना, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, वीके रोहतगी एंड सलाह वाली बुक जो है उस बुक से लिखा हूं, तो बहुत अच्छे थ्योरम्स हैं, उसके एक एक लाइन पढ़ो और ढंग से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चंस नहीं है इन सब बुक्स में, थ्योरी, मतलब बुक का पर्पस है तुम्हें थ्योरी समझाना, क्वेश्चन तुम खुद फ्रेम कर सकते हो या वो एंट्रेंस में फ्रेम करके पूछते हैं लोग, जैसे मैंने फ्रेम किया, ट्राई किया अपने तरीके से। चलिए ठीक है, तो ये तो पॉइसन के बारे में इंफॉर्मेशन था, तो ये आगे बढ़ते हैं। तो जो आपके ऐसे पॉइसन पे काफी डिस्कशन हो गया आज, नहीं मतलब लाइक पहले तो डाउट डिस्कस किया, फिर पॉइसन डिस्कस किया हमने, ऐसे और क्या थे डिस्ट्रीब्यूशन साइज में, तो हमने इन सब पे आपने देखा होगा जब लास्ट क्लास में जो मैं था, तो हमने बाइनोमियल के थ्योरम्स किए थे कि सम ऑफ बाइनोमियल बाइनोमियल है, बर्नौली का सम बाइनोमियल होता है, इस तरह से। फिर हमने नेगेटिव बाइनोमियल पे देखा, ज्योमेट्रिक पे देखा, आज पॉइसन पे देख रहे थे, फिर अब हाइपर ज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, तो थ्योरम्स है ना। सो वीके बाद के बहुत डिस्ट्रीब्यूशन पे थ्योरम्स हैं जैसे बना रखा है इन्होंने, तो उस सब हम कर सकते हैं अभी। सो ये सब अभी इतना करना, एक क्लास और लगेगा इसमें, क्योंकि नॉर्मल तक पहुंचेंगे। हाँ, सो नॉर्मल बेस्ड जो थ्योरम है, फिर बीटा पे बेस्ड, गामा पे बेस्ड, एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड, यूनिफॉर्म पे बेस्ड,
हाइपरजोमेट्रिक पे शायद ज़्यादा थ्योरम नहीं है ही नहीं, एक भी थ्योरम नहीं है शायद, मतलब इस तरह नहीं दिया होगा। दिखवा दी किसका? जी जी। हाँ हाइपरजोमेट्रिक कोई थ्योरम नहीं दिया। हाँ बस ये हाइपरजोमेट्रिक में कि है ना, क्या एक रिजल्ट था कि जब लार्ज वैल्यू के लिए क्या हो जाता है बाइनोमियल। हाँ सर। तो जैसे अगर मैं हाइपरजोमेट्रिक की बात करूं तो जो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जनरली क्या होता है कि एक बॉक्स है उसमें दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो इस टाइप के मान लो m नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं और इसमें टोटल n माइनस m नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं इस बॉक्स में, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और हम कितने ड्रॉ कर रहे हैं, सो वी ड्रॉ n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द बॉक्स। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है। तो x जो यहाँ क्या x का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, नंबर ऑफ बॉल्स या नंबर ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो, तो लाइक ऑब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप 1। सो इसमें ये होता है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x। कोई बताओ क्या होता है पीएमएफ इसका, कोई बताओ। ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ, मैंने पहले भी लिखाया हुआ हाइपरजोमेट्रिक क्योंकि आपके सिलेबस में है, मैंने डिस्कस किया होगा। अभी कोई बताओ मुझे इसका पीएमएफ क्या है, और बिना देखे बताओ। इससे तुम खुद से पूछो कि तुम्हें याद है कि नहीं है। अगर याद नहीं है तो इसका मतलब एग्जाम में भी याद नहीं आएगा, क्योंकि रिवाइज नहीं कर रहे ना तुम, तो तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। सो रेगुलरली तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अभी पीएमएफ नहीं समझ आ रहा है कैसे हो रहा तो प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को याद होगा, जी बताइए। सो कैपिटल N, देखो याद क्या रखना है, सिंपल है, N या M, कैपिटल M नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें आप X चूज कर रहे हो। हाँ फिर कैपिटल एन माइनस कैपिटल एम जी, बाकी जो देखो टोटल कैपिटल M नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है टाइप 1 के, तो टाइप 1 का तुम्हें X चुनना है यहां से। ओके, इसमें से कितना चुनोगे, एन माइनस एक्स स्मॉल n माइनस एक्स। हाँ डिनोमिनेटर में एन चूज एन कैपिटल N में से स्मॉल n। तो सिंपल लॉजिक है कि कोई बॉक्स है उसमें टोटल कैपिटल N नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, उस कैपिटल N में से स्मॉल n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 100 ऑब्जेक्ट है, हम 10 ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो 100 है कैपिटल N है, 10 जो है स्मॉल n है। अब उस 100 में से ऐसा था कि 20 ऑब्जेक्ट ऐसा था जो टाइप 1 का था और बाकी 80 ऑब्जेक्ट ऐसे थे जो टाइप 2 के थे। तो मैं पूछ रहा हूं कि वो तुमने 10 जो ड्रॉ किए हैं उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि x नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप 1 के होंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये है कि जितने तुम्हारे पास टाइप 1 उसमें से x चूज कर लो, बाकी में से n-x चूज कर लो, टोटल तुमने n चूज कर लिया। अब टोटल n था और तुम कितने ड्रॉ कर रहे हो, इसमें से n ड्रॉ कर रहे हो, कैपिटल N में से स्मॉल n ड्रॉ कर रहे हो, तो सैंपल स्पेस में इतने आउटकम्स होंगे कैपिटल स्पेस। ओके, अब इसमें थ्योरम ये होता है यहां पे कि इफ n इज लार्ज या n बहुत लार्ज है, देन ये जो x है ऊपर वाला वो क्या हो जाता है, बोलो अप्रोक्सीमेटली। बाइनोमियल कौन सा, एम बाई एन बाइनोमियल में दो पैरामीटर, पहला पैरामीटर क्या होगा ये पूछ रहा हूं तुमसे मैं। तो लगता है कैपिटल N यहाँ लार्ज देना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेक कैपिटल N इज लार्ज। हाँ बोलो, स्मॉल n के होंगे कैपिटल एम हो जाएंगे और उसमें जितने चूज किए गए हैं फेवरेबल तो
कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एन होना चाहिए। नहीं एक मिनट, यहाँ पे m अपॉन एक मिनट, यहाँ थोड़ा दिक्कत है, कुछ तो प्रॉब्लम है। एक तो यहाँ डिसाइड करना है किसको लार्ज लेना है। सो कैपिटल व्हाट यू आर ड्राइंग? लार्ज होता है उसमें n अपॉन n कुछ रेशियो करके लार्ज होता है। अच्छा अगर विथ छोड़ो, अगर विथ, ये तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, विथ रिप्लेसमेंट होता तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका? बाइनोमियल की क्या, ये वाला? यस सर यही होता है। So we are drawing n balls and the chance of getting ball of first kind, probability of success, success type 1 object है, so m by n। अब यहाँ पे क्या है कि n तुम्हारा टेंस टू इन्फिनिटी है, तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी है या n कोई लार्ज क्वांटिटी है ना, so you are drawing n balls, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी ऐसे ही होगा। इसका मीन कितना होता है? nm अपॉन n ना, ओके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल पर देखा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ सर, गूगल पर हम सर्च करा तो उसमें सिर्फ n और m मतलब लार्ज बता रखा है, और m रेशियो n टेंड्स टू प्रोबेबिलिटी। हाँ, सम p, तो वही लिखा हूँ np p कॉमा, हाँ अच्छा। सो व्हाट यू आर सेइंग, सपोज आई टेक कैपिटल n इज सम वेरी लार्ज क्वांटिटी एंड जो ये है यहाँ पे n कॉमा p है, जहाँ पे p क्या है ना, ये तो सोच रहे हो कि p यहाँ पे क्या है, ओके। सो दिस इज जस्ट p, सो n इज लार्ज एंड x इज दिस। हालांकि ये थ्योरम वीके राज में भी नहीं है, ठीक है ना, किसी बुक में नहीं है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जैम में आए हुए हैं तो हमने वहां अप्लाई किया है। सो n इज लार्ज देन, तो वेयर p क्या है, वेयर जो p है आपका, दैट p इज ये कहना चाह रहे हो, और m भी लार्ज है, राइट? सर मुझसे नहीं देख सकते क्या, मतलब इसका एक्सपेक्टेशन उसके बराबर होता है? हाँ, एक्सपेक्टेशन तो बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक्सपेक्टेशन कितनी आती है, तो ऐसे ही होगा। यही आता है एक्सपेक्टेशन n अपॉन कैपिटल M। हाँ, तो यहाँ पॉइंट यही एक्चुअली देखो हो गया क्लियर। तो यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ ठीक से। सो यहाँ पे ये है कि mn दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, सो रेशियो जो होगी कोई कांस्टेंट होगी, ठीक है। सो mn बोथ आर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो रेशियो कोई p होगी, और यहाँ पे n n m आर लार्ज क्वांटिटीज, लाइक सो इसमें लिख दो व्हेन m approaches to plus infinity, n approaches to plus infinity। इसका मतलब है n n m are very large quantity, so in that case x will have binomial np। तो ये वाली क्वांटिटी जो है, तो अब जो pmf इसका हो जाएगा, है ना, सो ये हो जाएगा n choose x p की पावर x q की पावर n माइनस x। सो ये हो जाएगा अब जब mn काफी लार्ज है तब। सो दिस इज फाइनल, यस दिस इज फाइनल, ओके। सो ये तो हाइपरजोमेट्रिक पेग थ्योरम हो गया, ठीक है। सो m अपॉन n का एक रेशियो होगा, कोई कांस्टेंट होगा, तो ये आएगा। और क्या है, सो बचा डिस्क्रीट में, कोई बचा हाइपरजोमेट्रिक। यूनिफॉर्म मेनली यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, क्योंकि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म को बहुत ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि उसका सपोर्ट फिक्स नहीं है, सपोर्ट चेंज होता रहता है, तो इसलिए। तो अब यहाँ से ये जो है इसमें कुछ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें भी अच्छे अच्छे थ्योरम्स हैं। सो ये जो है ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। सो एक क्लास और लेता हूँ, उसमें कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे जो थ्योरम्स है वो लिखा दूंगा, लाइक मेनली नॉर्मल पे बेस्ड, बीटा, गामा, एक्सपोनेंशियल, यूनिफॉर्म, तो इस पे बेस्ड जो थ्योरम्स है वो लिखा दूंगा। इससे अगर कोई क्वेश्चन वैसा आएगा तो क्या थ्योरम यूज करके इजीली सॉल्व हो जाता है। आपने यही देखा है कि थ्योरम सॉल्व क्या होता है, थोड़ा इजीली हो जाता है, बिकॉज ऑफ
हमें उतना कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, अगर याद नहीं है तो फिर पूरा करना पड़ेगा जैसे मैंने दिखाया। तो एटलीस्ट आज कुछ समझ में आया होगा आपको कि थ्योरम याद नहीं भी है तो भी हम क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं एग्जाम में, है ना, अपने तरीके से, जैसे को जो कॉन्सेप्ट हमें आते हैं। ठीक है, ऐसे 9 बजे मेरी दूसरी क्लास भी है आज, तो आज मैं स्टॉप करूंगा यहीं पे। और तो आज मेनली हमने क्या देखा है, कुछ डाउट्स आपके किए हैं, पॉइसन हमने पे थ्योरम्स किया, कुछ क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन से आपको समझ आया कि, है ना, हमने जो भी क्वेश्चन किया दो तरीके से सॉल्व किया, दो मेथड से थ्योरम्स लिखे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए, फिर दो तरीके से किए, तो उससे थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा कैसे कर सकते हैं। फिर हाइपरज्योमेट्रिक हमने भी देखा, एक थ्योरम जस्ट लिखा है मैंने। सो नेक्स्ट क्लास में कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, सम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन लिखा चुका हूं मैं, पीडीएफ सीडीएफ इस तरह से हम डिस्कस किया हमने, एमजीएफ मीन वेरिएंस। तो अब उस पर थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, फिर ये पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आएंगे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो एक और क्लास मैं इस पे दूंगा अभी थ्योरम्स पे, फिर हम आएंगे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। और जॉइंट फिर ये, तो इसमें और डिटेल में समझ आएगा जो आज हमने किया है। फिर जॉइंट के बाद एस्टिमेशन, फिर हाइपोथेसिस, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, सैंपल बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अभी। तो एक क्लास और मैं इस पे दूंगा, बाकी प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करो, डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उससे बहुत सारी चीजें समझ आएगी। तो प्रॉब्लम्स क्या करना है, जैम गेट जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पेपर्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करो, वहाँ अच्छे से क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसी तरह फ्रेम किए होते हैं जो बुक में नहीं होंगे। चलिए ठीक है, फिर आज यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सर।